18 जोड़ कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ ऐसे दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेक से सुनें। कहानी की प्रकृति। यह एक काल्पनिक कथा है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूर्णतः लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जाति, संस्कृति, समाज या धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हमारा किसी की धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे एक काल्पनिक और मनोरंजनात्मक रचना के रूप में लें। इस कहानी का पूरा श्रेय ऑडियो तले एफएम को जाता है। मृत्तिका गांव से धुआं कभी पूरी तरह नहीं गया। यहाँ तक कि जब भट्टे ठंडे होते और कुम्हार अपने फटे हाथों को आराम देते, तब भी मिट्टी की ईंटों से बनी छतों पर एक धुंध छाई रहती, मानो कोई आत्मा जाने का रास्ता भूल गई हो। गांव वाले इसे भस्म कहते थे, धरती की राख, और उनका मानना था कि यह स्वयं भगवान अग्नि का आशीर्वाद है, जो निम्न वर्ग के लोगों पर उदासीन दृष्टि रखते हैं। अर्जुन आशीर्वाद में विश्वास नहीं करता था, वो कठोर हाथों में विश्वास करता था। वो नदी के किनारे से मिट्टी धोने के बाद अपने घुटनों के पीछे होने वाले दर्द में विश्वास करता था। वो इस बात में विश्वास करता था कि मानसून के दौरान उसकी माँ की खांसी कैसे बढ़ गई थी। हर बार जब गोदावरी नदी से नम हवा आती थी तो वह मिट्टी के बर्तन में ढीले पत्थरों की तरह खड़खड़ाती थी। यही वास्तविक बातें थीं। बाकी सब धर्म, भाग्य, देवताओं की कृपा, अमीरों की कहानियां थीं जो गरीबों के गरीब रहने का कारण बताती थीं। वो 17 वर्ष का था, अपनी स्थिति के हिसाब से चौड़े कंधों वाला। उसके हाथ पहले से ही एक बहुत बूढ़े आदमी के हाथों जैसे थे। उसका चेहरा नुकीला और धूप से काला पड़ा हुआ था। उसके जबड़े में एक स्थायी तनाव झलकता था, मानो उसने बचपन से ही दुनिया में जकड़न रखना सीख लिया हो। लेकिन उसकी आंखें अलग थीं, बड़ी और सुनहरे रंग की, ऐसी आंखें जो सब कुछ देख लेती थीं और कुछ भी जाहिर नहीं होने देती थीं। जिस सुबह ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, उस सुबह अर्जुन पानी धो रहा था। 2 भारी मिट्टी के घड़े अपने कंधों पर लकड़ी के जुए में संतुलित करके वह नदी के कुएं से कुम्हारों की बस्ती के किनारे स्थित अपने घर तक के परिचित रास्ते पर चल रहा था। सूरज अभी अभी निकला था, आसमान को आम और खून के रंगों से रंग रहा था, और गांव पहले से ही जीवनयापन की सुबह की भागदौड़ से गुलजार था। औरतें अपने दरवाजों की सीढ़ियां साफ कर रही थीं, बच्चे संकरी गलियों में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी देवी माता के मंदिर के बाहर बैठा था, सुबह की हवा में धुएं की तरह प्रार्थनाएं बुदबुदा रहा था। अर्जुन मंदिर की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया। ओए, मिट्टी का लड़का। उसके पीछे से एक आवाज आई, मिट्टी का लड़का। यह आवाज रणवीर की थी, मोटी गर्दन और चौड़े चेहरे वाला, गांव के इकलौते व्यापारी का बेटा। रणवीर के दोनों ओर 2 लड़के थे जो मुख्य रूप से उसके चुटकुलों पर हंसने के लिए ही मौजूद थे। इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? अपनी मरनासन माँ को पानी पिलाने? अर्जुन चलना बंद कर दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सुना है कि वो पूरी रात खांसती रही, रणवीर ने व्यंग्यात्मक चिंता भरी आवाज में कहा। कितनी दयनीय स्थिति है। निचली जातियां सचमुच कष्ट सहती हैं, है ना? भगवानों के अपने कारण होंगे। अर्जुन के कंधों पर बोझ भारी था, घड़े भरे हुए थे। वो अच्छी तरह जानता था कि उन्हें बिना तोड़े नीचे रखने, पीछे मुड़ने और रणवीर की नाक की कोमल उपास्थि पर मुक्का मारने में कितनी ताकत लगेगी। उसने सांस ली। 1 बार, 2 बार, वह चलता रहा, डर के मारे नहीं। अर्जुन 12 साल की उम्र से शारीरिक दर्द से नहीं डरता था। जब उसने बुनकरों की गली के 3 लड़कों से लड़ाई की थी जिन्होंने उसे मरनासन कुंडों के पीछे घेर लिया था, वो उस लड़ाई में बुरी तरह हार गया था। वह फटे होंठ और टूटी उंगली के साथ बाहर निकला, लेकिन उसने लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने सीख लिया था कि उसे दोबारा घेरना नहीं चाहिए। वह चलता रहा क्योंकि उसकी माँ को पानी की जरूरत थी, और इसलिए भी कि अगर उसने रणवीर की नाक तोड़ दी तो रणवीर के पिता उस छोटी सी जमीन का किराया बढ़ा देंगे जिस पर उनका परिवार भट्टी चलाता था, और उनके पास बर्तन पकाने की जगह नहीं होगी, और फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही निम्न वर्ग होने का हिसाब था। हर घमंड की एक कीमत होती थी जिसे घमंडी लोग चुका नहीं सकते थे। उसने बर्तन अपने छोटे से घर के अंदर रखे और छोटे से दरवाजे से झुककर अंदर की ठंडी धुंधली रोशनी में चला गया। घर में 2 कमरे थे, आगे का हिस्सा खाना पकाने और रहने के लिए, पीछे का हिस्सा जहां उसकी माँ सोती थी। दीवारें गोबर से प्लास्टर की हुई थीं और उन पर उसकी माँ द्वारा वर्षों पहले बनाए गए छोटे छोटे चाक के चित्र बने हुए थे, जब उसके हाथ अभी भी स्थिर थे। एक नाचती हुई आकृति, एक कमल का फूल, एक आग। उसकी माँ, कमला, जाग रही थी। वह हमेशा उससे पहले जाग जाती थी, उस बीमारी के बावजूद जिसने उसके गाल पिचके हुए थे और उसकी त्वचा पुराने कागज के रंग की हो गई थी। वो कंधे पर शॉल ओढ़े दीवार से टेक लगाकर बैठी थी। उसके बगल में पीतल का पानी का प्याला रखा था जिसे वह खुद लाकर लाई थी, हालांकि अर्जुन जानता था कि इसमें उसे कितनी मेहनत लगी थी। तुम्हें उठने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। मैं अभी मरी नहीं हूं, उसने कहा और लगभग मुस्कुरा दी। यह उनके बीच एक पुराना मजाक था।
वैसे तो कोई अच्छा मजाक नहीं था, लेकिन सच्चा मजाक था। उसने सुबह का नाश्ता बनाना शुरू किया, कल की बची दाल से पतली दाल और मोटे आटे से बनी रोटी जो उनके पास थी। रसोई में उसकी हरकतें कुशल और शांत थीं, जो उसने किसी शिक्षक से नहीं बल्कि वर्षों की ज़रूरत से सीखी थीं। वह 9 साल की उम्र से खाना बना रहा था। कल बाजार में एक सूचना लगी थी, उसकी माँ ने कहा। पराक्रम राज्य के सैनिकों द्वारा, वीरों का साम्राज्य। वे कुछ घोषणा कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई टूर्नामेंट। मेरी आंखें अब उसे पढ़ने के लिए उतनी अच्छी नहीं हैं। एक टूर्नामेंट से हमारा पेट नहीं भरेगा। नहीं, उसने सहमति जताई। लेकिन मैंने सूचना पर मुहर देखी थी, ये स्वर्ण चक्र था। ये सम्राट की अपनी मुहर है, जो भी हो यह महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, उसने दाल को हिलाया। स्वर्ण चक्र। पराक्रम राज्य उत्तर के पर्वतीय राज्यों से लेकर दक्षिण में समुद्र के राज्यों तक फैला हुआ था, जो सैन्य शक्ति, व्यापार समझौतों और आज्ञा न मानने वालों के साथ होने वाले निरंतर खतरे से एकजुट था। 17 वर्षों में साम्राज्य ने अर्जुन के जीवन को केवल 2 बार छुआ था। एक बार जब शाही कर वसूलने वाले आए थे और उसके पिता के मिट्टी के भंडार का एक हिस्सा ले गए थे, उसके पिता तब मुश्किल से जीवित थे। और एक बार जब शाही सैनिक 2 जिलों दूर एक विद्रोह को दबाने के लिए गांव से गुजरे थे। दोनों बार साम्राज्य ने कुछ लिया और कुछ नहीं छोड़ा। उसे संदेह था कि कोई प्रतियोगिता अलग होगी। उसने अपनी माँ को भोजन परोसा और उनके सामने बैठ गया। वह धीरे धीरे सावधानी से खा रही थी, जैसे बीमार लोग खाते हैं जब उन्हें पता होता है कि शरीर की ऊर्जा कम हो रही है। वो कटोरे के चारों ओर उसके हाथों को देख रहा था, कभी मजबूत हाथ, वे हाथ जिन्होंने चाक पर सुंदर बर्तन बनाए थे, वे हाथ जिन्हें उसने बचपन में पकड़ा था जब वह अंधेरे से डरता था। अर्जुन, उसने बिना ऊपर देखे कहा, तुम में तुम्हारे पिता की जिद है। और उनके कंधे भी। वो थोड़ी देर रुकी, लेकिन तुम में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं था। तुम हमेशा से उन चीज़ों को महसूस कर पाते हो जिन्हें दूसरे महसूस नहीं कर सकते। बचपन से ही तुम भट्टी की आग में हाथ डालकर मुझे बताते थे कि तुम उसे सांस लेते हुए महसूस कर सकते हो। उसे याद आया, वह 4 साल का था, शायद 5। उसके पिता ने उसे पीछे खींच लिया था और डर के मारे उसका हाथ पीटा था। लेकिन अर्जुन जला नहीं था। उसने गर्माहट महसूस की थी, हाँ, बहुत ज्यादा, जीवंत गर्माहट, लेकिन कोई दर्द नहीं। उसने इसे बच्चे की नादानी, एक भूली बिसरी याद मान लिया था। उसने सालों से इसके बारे में नहीं सोचा था। आप मुझे यह अब क्यों बता रही हैं? उसने पूछा। तब उसकी माँ ने उसकी ओर देखा और उसकी सुनहरी आंखें, जो उसकी अपनी आंखों का स्रोत थीं, बहुत स्पष्ट और स्थिर थीं। क्योंकि मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूंगी, मेरे बेटे, और जब मैं चली जाऊंगी तो मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। इस राख में उसने दीवारों, नीची छत और धुएं से सनी छत पर नजर डाली। तुम इस गांव के लिए नहीं बने हो, मैं हमेशा से जानती हूँ। मुझे लगता है तुम भी हमेशा से जानते हो। अर्जुन का जबड़ा कस गया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। नहीं, उसने धीरे से सहमति जताई। अभी नहीं। नाश्ते के बाद वह नोटिस देखने गया। ये बाजार के बीचों बीच स्थित पुराने पीपल के पेड़ के चौड़े तने पर लगा था, जिसके चारों ओर उत्सुक ग्रामीणों की एक छोटी भीड़ थी जो आपस में मिली जुली आवाजों में इसका अर्थ समझने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन धीरे से आगे बढ़ा। वो अब इतना लंबा हो गया था कि लोग उसके लिए रास्ता बना लेते थे, और उसने इसे ध्यान से पढ़ा। सूचना 3 लिपियों में लिखी गई थी, शाही पराक्रम लिपि, क्षेत्रीय द्रविड़ लिपि और एक तीसरी लिपि जिसे वह पहचान नहीं सका, कुछ पुरानी, कोणीय, जिसके अक्षर उसकी दृष्टि के किनारों पर झिलमिलाते हुए प्रतीत होते थे जब वह उन्हें सीधे देखता था। जो पाठ वो पढ़ सका, उसमें ये लिखा था, परम पूज्य सम्राट विक्रमादित्य चतुर्थ के आदेशानुसार सभी मार्शल प्रैक्टिशनर, चक्र साधक और सिद्ध शारीरिक क्षमता वाले सभी लोगों को भव्य धर्म प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये प्रतियोगिता कार्तिक माह के प्रथम दिन सूर्यपुरा स्थित शाही राजधानी में आयोजित की जाएगी। सभी संप्रदाय, सभी वंश, सभी जातियां पात्र हैं। मुख्य पुरस्कार, ब्रह्मास्त्र के पवित्र पुस्तकालय में प्रवेश और सम्राट से प्रत्यक्ष मुलाकात। अर्जुन ने इसे 2 बार पढ़ा, फिर उसने नीचे लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ा, जिसे शायद दूसरों ने नहीं देखा था। अग्नि मार्ग का चिन्ह धारण करने वालों को विशेष रूप से बुलाया जाता है। वह नहीं जानता था कि अग्नि मार्ग क्या है, वह नहीं जानता था कि वह चिन्ह क्या है। लेकिन उस सुबह उठने के बाद से ही उसके दाहिने हाथ में झुनझुनी हो रही थी, और जब उसने अब अपनी हथेली को देखा, पीपल के पेड़ के नीचे छनकर आती धूप में उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी त्वचा पर एक छोटा, सुंदर चिन्ह, जैसे कोई लौ गांठ में सिमटी हो, हल्की सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, जल रहा था, पर जल नहीं रहा था, ठीक वैसे ही जैसे भट्टी में सालों पहले होता था। उसने मुट्ठी भींची, वह मुड़ा और घर की ओर चल पड़ा। उस रात, सालों में पहली बार, अर्जुन ने आग का सपना देखा। दूसरी तरफ कहीं दूर द्वंद्वयुद्ध तो पहले ही समाप्त हो चुका था, विक्रम ने बस इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया था। वो क्षत्रिय अखाड़े के केंद्र में खड़ा था, संगमरमर के फर्श वाला एक गोलाकार अखाड़ा जो रेशमी वस्त्र पहने कुलीनों से भरी हुई कई सीढ़ियों वाली गैलरी से घिरा हुआ था,
और अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार को अपनी असुरक्षित बाईं ओर आते हुए देख रहा था। वह जानता था कि उसे पीछे हट जाना चाहिए, वह जानता था कि उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इसके बजाय वह आगे बढ़ा। तलवार उसकी पसलियों पर लगी, टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार सीधा प्रहार, और इस प्रहार से उसकी सांसें थम गईं। वह एक घुटने पर गिर पड़ा। उसके नीचे संगमरमर ठंडा और कठोर था। उसकी अभ्यास तलवार उसकी उंगलियों से फिसलकर गिर पड़ी, जो कुछ पल के लिए पकड़ना भूल गई थी। दर्शक दीर्घा में हल्की फुसफुसाहट हुई। किसी ने हंसी भी मारी। विक्रम ने अपने प्रतिद्वंदी की ओर देखा। दुष्यंत, 22 वर्ष का, सूर्यपुरा के ऊपरी शहर के प्रमुख कुलीन परिवार मल्होत्रा वंश का सबसे बड़ा पुत्र। वह उस तरह से आकर्षक था जैसे वे पुरुष जो कभी भूखे नहीं रहे हों। सहजता से, बिना किसी बनावट के, चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं दिखता था। विक्रम के उठने से पहले ही वह अपनी तलवार नीचे कर रहा था, मुंह फेरकर अपने साथी की बधाई स्वीकार कर रहा था। यही वो बात थी जिसने विक्रम के दिल में गहरा घाव कर दिया। हार नहीं, हार एक तरह की सीख थी। हार से पता चलता था कि आप कहाँ कमजोर हैं। यह मुंह फेर लेना था। यह निश्चित हो चुका था कि विक्रम इस बुनियादी शिष्टाचार के भी लायक नहीं था कि उसके खड़े होने तक इंतजार किया जाए। विक्रम उठा। उसने अपनी तलवार उठाई। उसने निर्णायक को प्रणाम किया, बस नामात्र का, न्यूनतम आवश्यक, और एकदम सीधी कमर और चेहरे पर भावहीनता का भाव लिए अखाड़े से बाहर चला गया। वो 19 साल का था, दुबला पतला और काले बालों वाला, जिसका नुकीला चेहरा रोशनी और देखने वाले के मूड के हिसाब से आकर्षक या खतरनाक लग सकता था। वह बड़ी सावधानी से, संयम से चलता था, मानो उसने हर क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा की सटीक गणना की हो और एक भी इकाई अधिक खर्च करने से इनकार कर दिया हो। उसके पीछे, उसने दुष्यंत को अपने दोस्तों से बात करते हुए सुना। राठौर के लड़के ने कम से कम अच्छा खेल दिखाया, देखा जाए तो। विचार करना। सूर्यपुरा क्षत्रिय संघ के संगमरमरी गलियारों से गुजरते हुए विक्रम के मन में ये शब्द परछाई की तरह मंडरा रहा था। ये देखते हुए कि उनके परिवार ने सब कुछ खो दिया था। ये देखते हुए कि राठौर का नाम, जो कभी गिल्ड की सम्मान दीवार पर सुनहरे अक्षरों में खुदा हुआ था, 8 महीने पहले चुपचाप हटा दिया गया था जब उनके पिता के कर्ज का खुलासा हुआ और फिर वो भयावह रूप ले लिया। ये देखते हुए कि सारी संपत्ति हाथ से निकल चुकी थी, नौकरों को निकाल दिया गया था, उनकी मां अब एक छोटे शहर में एक दूर के रिश्तेदार के साथ रह रही थी, और विक्रम को गिल्ड की सदस्यता केवल इसलिए जारी रखने की अनुमति दी गई थी क्योंकि एक दयालु बुजुर्ग सेंसेई ने उनके चरित्र की गारंटी दी थी और अपनी जेब से सदस्यता शुल्क का भुगतान किया था। विचार करते हुए, मानो उसका पूरा अस्तित्व अब किसी और की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह गया हो। उन्होंने एक छोटे से कमरे में कपड़े बदले। अच्छे कपड़े बदलने के कमरे प्रतिष्ठित लोगों के लिए थे, और वे इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें इस्तेमाल करते हुए न देखे, और सूर्यपुरा के कुलीन इलाके की शाम की ताज़ी हवा में बाहर निकले। यहाँ की सड़कें चौड़ी और साफ थीं, हल्के पत्थरों से बनी थीं, और फूलों के पेड़ों से घिरी थीं जो शरद ऋतु में भी खिलते थे क्योंकि शहर के दरबारी किसान उन्हें पृथ्वी की शक्ति से सींचते थे। हवा में चमेली और समृद्धि की महक थी। विक्रम उसमें से ऐसे गुजर रहा था जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसे सपने से गुजर रहा हो जिससे वह जागने ही वाला हो। उसमें प्रतिभा थी। वह इस बात को बिना किसी अहंकार के जानता था। प्रतिभा तो बस एक तथ्य है, जैसे कद या आंखों का रंग। पतन से पहले वह गिल्ड के 3 सर्वश्रेष्ठ युवा तलवारबाजों में से एक था। उसकी वायु साधना में असाधारण क्षमता झलकती थी। उसके गुरु ने एक बार उससे दबे स्वर में कहा था कि उसकी वायु की गति तकनीक, वायु प्रवाह रूप में 40 वर्षों के शिक्षण में देखी गई सबसे स्वाभाविक सुंदरता थी। लेकिन संसाधनों के बिना प्रतिभा तेल के बिना दीपक के समान है। वो उन्नत साधना की पाठ्यपुस्तकों का खर्च नहीं उठा सकता था। वरिष्ठ गुरुओं से निजी प्रशिक्षण लेने का सामर्थ्य भी नहीं था। वो उन उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकता था जो संप्रदाय के भर्तीकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करती थीं और उन्हें प्रायोजन प्रदान कर सकती थीं। वह मध्य स्तर पर ही फंसा रह गया था। प्रतिभा के मामले में वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उससे ऊपर कितनी बड़ी क्षमता है, लेकिन उस तक पहुंचने के साधन उसके पास नहीं थे। वो उस छोटे से सराय से 3 गलियां दूर था जहां उसने एक कमरा किराए पर लिया था। तभी उसे एक आदमी की पिटाई की आवाज सुनाई दी। 2 व्यापारी गोदामों के बीच संकरे रास्ते से आ रही थी। दबी हुई कराहें, मांस पर मुक्कों की धमक जैसी आवाज। विक्रम रुक गया। उसके दिमाग में हर समझदारी यही कह रही थी कि चलते रहो। ये रईसों का इलाका था। जो कुछ भी हो रहा था उससे उसका कोई लेना देना नहीं था, और शायद उससे कहीं ज्यादा ताकतवर लोगों का मामला था। फिर भी वह गलियारे में मुड़ गया। 3 आदमी, एक पीड़ित, एक अधेड़ उम्र का आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए, जो इस समय जमीन पर पड़ा अपने सिर को दोनों हाथों से बचाने की कोशिश कर रहा है। खड़े हुए तीनों आदमी बड़े बड़े, पेशेवर रूप से गठीले थे। उन्होंने किसी कबीले के प्रतीक चिन्ह नहीं पहने थे, लेकिन वे प्रशिक्षित लड़ाकों की तरह तालमेल और कुशलता से आगे बढ़ रहे थे। विक्रम ने लगभग 2 सेकंड में इसका आकलन कर लिया। उसके पास अभ्यास करने वाली तलवार नहीं थी। उसके पास खाने के लिए एक छोटी सी छुरी और राख की लकड़ी की एक छड़ी थी जिसे वह सिद्धांतवश अपने साथ रखता था। तीनों के उसकी मौजूदगी का एहसास होने से पहले ही उसने पास खड़े आदमी के घुटनों के पीछे छड़ी से वार कर दिया। वह आदमी हैरानी से कराहते हुए नीचे गिर पड़ा। दूसरा आदमी मुड़ा और विक्रम ने अपनी हथेली के पिछले हिस्से से उस आदमी की नाक पर वार किया। मुक्का नहीं,
क्योंकि मुक्का बहुत धीमा और पहले से ही पता चल जाता, और जैसे ही उस आदमी का सिर पीछे की ओर झटका, उसने उसकी कनपटी पर कोहनी से वार कर दिया। तीसरा आदमी फुर्तीला था। उसने विक्रम का कॉलर पकड़ा और उसे गोदाम की दीवार से इतनी जोर से धक्का दिया कि उसकी आंखों के सामने रोशनी चमकने लगी। 7 नरकों में से कौन? उस आदमी ने कहना शुरू किया। विक्रम ने उसे सिर से टक्कर मारी। दोनों को चोट लगी, लेकिन दूसरे आदमी को इसकी उम्मीद नहीं थी, जबकि विक्रम को थी, और यही फर्क था। उसके कॉलर पर पकड़ ढीली पड़ गई। विक्रम पीछे हटा और छड़ी से उस आदमी की कलाई पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे छड़ी या हड्डी के टूटने की आवाज आई, और उस आदमी ने उसे पूरी तरह छोड़ दिया। पहला आदमी उठ रहा था। विक्रम ने फिर से उसके पैरों को उसके नीचे से खींच लिया। फिर उसने पीड़ित को जमीन से उठने में मदद की। वह बुजुर्ग व्यक्ति शायद 60 वर्ष का था, जिसका चेहरा एक विद्वान जैसा था, कोमल और अंतर्मुखी, गलियों के बजाय पुस्तकालयों के लिए बना हुआ। फिलहाल उसके होंठ फटे हुए थे और एक गाल की हड्डी पर एक गहरा नीला निशान पड़ रहा था। उसने विक्रम का हाथ थामा और सावधानी से उठा, अपने अंगों की जांच उसी तरह कर रहा था जैसे कोई व्यक्ति अपने सामान का जायजा ले रहा हो। धन्यवाद, उन्होंने गहरी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के सटीक उच्चारण में कहा। यह अप्रत्याशित था। उन्होंने विक्रम को तीक्ष्ण, परखने वाली निगाहों से देखा, जो जमीन पर बुरी तरह पिटने के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। तुम अच्छा लड़ते हो, विक्रम ने कहा। मैं ठीक से लड़ता हूँ। क्या तुम्हें गंभीर चोट लगी है? समय सब ठीक कर देगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपने वस्त्रों से धूल झाड़ी। विक्रम ने गौर किया। अच्छे वस्त्र थे, रेशम के, विद्वान वर्ग के, शाही कढ़ाई वाले किनारी के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? नहीं। आचार्य भास्कर, शाही अभिलेखागार, तृतीय श्रेणी। उन्होंने विक्रम को कुछ देर और देखा। और क्या आप जानते हैं कि वे लोग मुझसे क्या चाहते थे? शायद पैसे, भास्कर ने धीमी आवाज में कहा। एक दस्तावेज, एक विशेष दस्तावेज का एक विशेष पृष्ठ, जिसे मैं शाही अभिलेखागार से घर ला रहा था, क्योंकि मैं इतना मूर्ख था कि मुझे लगा कि इस समय सड़कें सुरक्षित हैं। उसने अपने वस्त्रों पर हाथ फेरा। जो वह ढूंढ रहा था उसे पाया और राहत की सांस ली। वे इसे हासिल नहीं कर पाए। आपका शुक्रिया। उसने अपने वस्त्रों के भीतर से एक लिपटा हुआ कागज निकाला। पुराना कागज, पीला पड़ा हुआ, जिस पर सदियों से रखे रहने की सूखी, धूल भरी गंध थी। एक कोने पर विक्रम की नजर लिपि पर पड़ी। कोणीय, असामान्य अक्षर जो किनारे से देखने पर थोड़े हिलते हुए प्रतीत होते थे। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वही लिपि धर्म टूर्नामेंट के बारे में शाही नोटिस पर भी थी। भास्कर ने कहा, मैं आपका ऋणी हूँ। बताइए नौजवान, बस उचित सीमा के भीतर। विक्रम ने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो वह चाहता था, जिन संसाधनों की उसे कमी थी। उसके ऊपर की छत, विचार करना, शब्द। मुझे बताओ उस पांडुलिपि में क्या लिखा है, उसने कहा। भास्कर ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। एक ऐसे व्यक्ति की सावधानी भरी, परखने वाली मुस्कान, जिसे अभी अभी कुछ अप्रत्याशित रूप से दिलचस्प मिल गया हो। मेरे साथ आओ, बूढ़े अभिलेखपाल ने कहा। मैं चाय बनाऊंगा। उस रात विक्रम को अग्नि मार्ग के बारे में पता चला। उसने पहली बार अपनी बाईं कलाई पर बने धुंधले कोणीय चिन्ह को भी देखा, हवा के आकार का, चलती हवा के सर्पिल की तरह, जो उस सुबह जागने पर वहां नहीं था। उसने उसी हाथ से चाय डाली और लैंप की रोशनी में बने प्रतीक को देखता रहा। दूसरी तरफ अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए किरण 11 दिनों से पैदल चल रही थी जब उसे शव मिला। यह विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में तलहटी में एक सूखे नदी नाले में पड़ा था, चट्टानों और पत्थरों के बीच उगने वाली सूखी कटीली झाड़ियों से आधा छिपा हुआ था। अगर कौवे ऊपर चक्कर न लगा रहे होते तो शायद वह इसे पूरी तरह से न देख पाती। 5 कौवे, शांत और काले रंग के, धुंधले आकाश में अपने प्राचीन संकेत देने का काम कर रहे थे। वह रुकी, उसने देखा। उसने अपना सामान नीचे रख दिया। शव एक पुरुष का था, शायद 40 वर्ष का, एक घुमंतू तपस्वी के बिना रंगे सूती वस्त्र पहने हुए। उसकी मृत्यु शायद 2 दिन पहले हुई थी। किरण, जिसने गुरु परमानंद के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन में 7 वर्षों तक चिकित्सा कला का प्रशिक्षण लिया था, शरीर की नीली पड़ चुकी त्वचा और सड़न की शुरुआती अवस्था को देखकर समझ गई। वो पुरुष की गर्दन की स्थिति से भी समझ गई कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई थी। किरण कुछ देर तक मृत व्यक्ति के पास बैठी रही। उसने प्रार्थना नहीं की। उनका पालन पोषण प्रार्थनाओं में हुआ था। वे हर सुबह की प्रार्थना, हर शाम की नमस्कार, गुरु स्तुति का हर श्लोक कंठस्थ जानते थे, लेकिन हाल ही में प्रार्थना उनके लिए जटिल हो गई थी। ये जटिलता 11 दिन पहले की उस रात को पैदा हुई जब वे उस पर्वतीय आश्रम में लौटे जहां उन्होंने अपने युवा जीवन के 7 वर्ष बिताए थे, और उसे जलता हुआ पाया। गुरु परमानंद अंदर थे। उन्होंने अंतिम दिन किरण को अंदर नहीं आने दिया था। किरण सुबह जल संग्रहण करके लौटी तो उन्होंने द्वार बंद पाया और लकड़ी के पीछे से अपने गुरु की आवाज आ रही थी, शांत, धीमी, वही आवाज जिसने किरण को ज्वर, स्वप्नों, ध्यान भ्रमों और पहली बार चक्र खोलने के विशेष भय से उबारा था। जाओ, गुरु परमानंद ने कहा। दक्षिण की ओर जाओ, फिर पूर्व की ओर। उन अन्य लोगों को खोजो जिन पर यह चिन्ह है, तुम उन्हें पहचान लोगे। गुरुजी, यह क्या हो रहा है? ये किसने किया? एक बहुत पुराने मार्ग के पुराने शत्रु? एक विराम। किरण,
तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्या थी, इसलिए नहीं कि आप सबसे शक्तिशाली थे, आप जानते हैं कि आप नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आप दूसरों के दर्द के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील थे। यह वरदान कई जिंदगियां बचाएगा, इसकी रक्षा कीजिए, मुझे अंदर आने दीजिए। कृपया गुरुजी, मुझे अंदर आने दीजिए, जीवितों की देखभाल कीजिए, बूढ़े ने कहा। यही सर्वप्रथम कर्तव्य है। और फिर आग तेज हो गई, आवाज बंद हो गई, और किरण दोनों हाथों में पानी के घड़े लिए पहाड़ की ठंड में खड़ी रही, उसकी आंखों से आंसू गिरने से पहले ही गालों पर जम गए। वो 20 वर्ष की थी, उसने अपने जीवन का 1/3 से अधिक हिस्सा उस आश्रम में बिताया था। उसने वहां 3 लिपियां पढ़ना सीखा था, 12 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों का मिश्रण बनाना सीखा था, अपने मन को इतना शांत करना सीखा था कि मौन में उसकी धड़कन सुनाई देने लगे, और अपनी प्राण शक्ति के प्रवाह को इतनी कुशलता से नियंत्रित करना सीखा था कि स्पर्श से छोटे घाव भर जाएं और 1 घंटे के भीतर तेज बुखार कम हो जाए। उसने परमानंद के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन में रक्षात्मक युद्ध कलाओं की मूल बातें भी सीखी थीं। कलरिपिट्टू एक चिकित्सक के हाथों के लिए अनुकूलित है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन इसे मोड़ना था। पुराने गुरु इस बात पर हमेशा स्पष्ट थे। एक वैद्य के लिए लड़ने का उद्देश्य तब तक जीवित रहना होता है जब तक कि वो उन लोगों तक न पहुंच जाए जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। किरण लंबी और पतली थी, उसकी आंखों में एक वैद्य की स्वाभाविक एकाग्रता थी, हमेशा नाप तोल, हमेशा सूची बनाना। उसका गोल खुला चेहरा था, ऐसा चेहरा जिस पर अजनबी सहज रूप से भरोसा करते थे, जिसका उसे वाकई में ज्ञान था और वह इसका फायदा न उठाने की कोशिश करती थी। उसके काले बाल आश्रम के नियमों के अनुसार छोटे रखे गए थे, लेकिन अब बढ़ रहे थे। वे उसकी आंखों में आ रहे थे, एक ऐसी असुविधा जिसका समाधान उसे अभी तक नहीं सूझा था। उसके पास एक जोड़ी कपड़े, आग लगने से पहले आश्रम के जड़ी बूटी भंडार से जल्दबाजी में इकट्ठा किया गया एक चिकित्सा किट, रोगशास्त्र उपचार संग्रह की एक प्रति जो उसने सहज प्रतिक्रिया में उठा ली थी, और लगभग 4 दिन का भोजन था। तब से वह दक्षिण फिर पूर्व की ओर चल रही थी। नदी के किनारे मृत व्यक्ति को देखकर वह अचानक रुक गई। किरण ने उसे ध्यान से देखा। सूती वस्त्र, कुछ ही दूरी पर पड़ी लाठी मानो आश्चर्य से गिरा दी गई हो। हाथ, एक घुमक्कड़ के हाथ, कठोर तो थे लेकिन किसी योद्धा के नहीं। गर्दन का झुकाव किसी ऐसे व्यक्ति का संकेत था जो शीघ्र और प्रभावी अंत के लिए बल का प्रयोग ठीक ठीक जानता था। यह कोई असफल लूटपाट नहीं थी, ये जानबूझकर की गई हत्या थी। इन 11 दिनों में वह समझने लगी थी कि कोई देश भर में घूमकर घुमक्कड़ों की हत्या हो रही है। अपनी यात्रा में उसने 2 और रहस्यमय मौतें देखी थीं। दोनों घुमक्कड़ तपस्वी थे, दोनों की गर्दन टूटी हुई थी, दोनों के सामान की तलाशी ली गई थी और जाहिर तौर पर कुछ भी नहीं लिया गया था। घुमक्कड़ों के पास ऐसा क्या था जो इतना कीमती था? किरण मृत व्यक्ति के साथ तब तक बैठी रही जब तक कि उसने नदी के किनारे की नर्म मिट्टी में एक उपयुक्त स्थान नहीं ढूंढ लिया और उसे ठीक से दफना दिया, और गोल नदी के पत्थरों का ढेर बनाकर कब्र को चिन्हित किया। उसने वे शब्द कहे जो उसके गुरु ने उसे मृतकों के लिए सिखाए थे, ठीक प्रार्थना नहीं बल्कि स्वीकृति। तुम यहाँ थे, तुम्हारा महत्व था, कोई तो है जिसे याद है कि तुम कभी थे। इसमें दोपहर का अधिकांश समय लग गया। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने बचे हुए नाले के पतले से पानी में अपने हाथ धोए और एड़ियों पर बैठकर पत्थरों के ढेर को देखने लगी। बहुत बढ़िया किया, एक आवाज आई। किरण उसी क्षण खड़ी हो गई। कलरिपिट्टू की चालें अपने आप चलने लगी, शरीर संतुलित था, हाथ ऊपर उठे हुए थे, रक्षात्मक मुद्रा में, जिसे उसके गुरु ने 3 साल तक उसकी मांसपेशियों में समाहित किया था। उसके ऊपर नाले के किनारे खड़ी महिला लगभग 50 वर्ष की थी, उसके बाल सफेद थे और उसने सन्यासी के नारंगी वस्त्र पहने हुए थे। उसके हाथ में एक लाठी थी और उसका चेहरा ऐसा था मानो उसने कुछ साल पहले ही तय कर लिया हो कि जीवन मुख्य रूप से दिलचस्प है, डरावना नहीं। शांति, उसने एक हाथ उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें 1 घंटे से देख रही हूं। तुम्हारे हाथ किसी वैद्य के हैं और पैर किसी योद्धा के। यह एक अनोखा मेल है। किरण ने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे किए। क्या आप उसे जानती थी? उस मरे हुए आदमी को? मैं उसके बारे में जानती थी। भाई अनंत, वह किसी चीज का एक टुकड़ा ले जा रहा था, एक दस्तावेज, एक स्क्रॉल का पन्ना, ऐसी चीज जिसे कुछ लोग बिल्कुल भी प्रचलन में नहीं आने देना चाहते। उसने पत्थरों के ढेर की ओर देखा। मुझे लगता है उसने उन्हें यह नहीं बताया कि वह इसे कहाँ ले जा रहा है। अच्छा आदमी, ये लोग कौन हैं? इन्हें कौन मार रहा है? महिला ने उसे स्थिर निगाहों से देखा। क्या तुम्हारे शरीर पर कोई निशान है? तुम्हारी त्वचा पर कहीं कोई निशान जो हाल ही में उभरा हो, जो अंदर से चमकता हुआ प्रतीत होता हो? किरण एकदम शांत हो गई। वह 3 दिनों से उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। यह उसकी बाईं बांह के अंदरूनी हिस्से पर था, एक लहर जैसा प्रतीक, या शायद एक सोता हुआ सांप, हल्का नीला सफेद, छूने पर गर्म लेकिन दर्द रहित। उसने पहले दिन इसे मिटाने की कोशिश की थी और फिर वह समझ गई थी कि यह कहीं नहीं जाएगी। हाँ, उसने कहा। सन्यासी ने धीरे से सिर हिलाया। तो तुम्हें जल्दी करना होगा, युवती। जो भी उन स्क्रॉल के टुकड़ों को ले जाने वालों को मार रहा है, वो उन लोगों की भी तलाश कर रहा है जिनके शरीर पर जीवित निशान है। वो थोड़ी देर रुकी,
और वे पूछताछ के तरीकों में जरा भी नरमी नहीं बरतते। किरण ने पत्थरों के ढेर की ओर देखा, धूसर आसमान की ओर, अभी भी चक्कर लगा रहे कौवों की ओर, धैर्यपूर्वक और प्राचीन, दक्षिण और पूरब। उसने उससे ज्यादा खुद से कहा। हाँ, महिला ने कहा, और जल्दी, तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं, तुम दोनों एक दूसरे को पालोगे या कोई तुम्हें पहले ढूंढ लेगा। जब वह उससे और कुछ पूछने के लिए मुड़ी तो वह जा चुकी थी। किरण ने अपना थैला कंधे पर रखा, वह तेजी से चलने लगी। उसकी आस्तीन के अंदर लहर का चिन्ह एक बार धड़का, गर्म, स्थिर, जैसे दूसरी धड़कन, जैसे कुछ जाग रहा हो। वह तेजी से चलने लगी। इधर रात के अंधेरे में एक लड़का भाग रहा है। राहु के 3 नियम थे। पहला नियम, एक ही जगह पर 2 बार मत सो। दूसरा नियम, बिना किसी कारण के मुस्कुराने वाले किसी पर भी भरोसा मत करो। तीसरा नियम, अगर वे तुम्हें ढूंढ लें तो भागो, अगर भाग नहीं सकते तो लड़ो, अगर लड़ भी नहीं सकते तो गायब हो जाओ। वह 13 साल की उम्र से इन नियमों का पालन कर रहा था, यानी 6 साल से, और उसके जीवन की गणना के अनुसार वह अपनी उम्र से कहीं अधिक समय तक जीवित रहा था। फिलहाल वह नंदग्राम शहर के एक अनाज गोदाम की छत पर बैठा था और नीचे अंधेरे में उसका पीछा कर रहे लोगों को देख रहा था। वे 4 लोग थे। वे सधे हुए ढंग से चल रहे थे, पेशेवर दूरी बनाए हुए, एक दूसरे की निगाहों को मिलाते हुए, कोई फालतू हरकत नहीं। निस्संदेह केदार साहू के आदमी थे। केदार साहू नंदग्राम के गुप्त लोक को एक ऐसे व्यक्ति की शान दक्षता से चलाता था जिसने बहुत पहले ही यह तय कर लिया था कि हिंसा केवल एक औजार है, जैसे हथौड़ा या नापने वाली रस्सी, जिसे बिना किसी भावना के जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राहु ने केदार साहू के कर संग्रह से चोरी की थी, अपने लिए नहीं। ये बात उसके मन में पूरी तरह स्पष्ट थी। हालांकि वह समझता था कि अगर उसने इसे समझाने की कोशिश की तो केदार साहू के आदमियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उसने चंदे की गाड़ी से 800 चांदी के सिक्के चुराए थे और उन सभी को बांट दिया था, सारे को, क्योंकि एक भी सिक्का अपने पास रखना उसे एक ऐसे गलत एहसास से भर देता जिसे वह पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता था। खालसी बस्ती के उन परिवारों में जिनके किराए के लिए ये चंदा इकट्ठा किया गया था। उसने ये काम छुप कर किया था। उसने अपना नाम नहीं बताया था। उसे देख लिया गया था। बेशक उसे देख लिया गया था, आखिरकार उसे हमेशा देख ही लिया जाता है। गोदाम के फर्श से 12 फीट ऊपर छत की कड़ियों से वह चारों आदमियों को देख रहा था और अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था। राहु 19 साल का था और पहली नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे उसे कम आंका जा सकता है। वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, दुबला पतला और मध्यम कद का, ऐसे शरीर वाला जो लगातार चलता रहता है और उतना ही खाता है जितना उठा सकता है। उसका चेहरा तीक्ष्ण था, कोनों और छायाओं से भरा हुआ, गहरी आंखों वाला जो एक ही समय में चौकस और, जब वह चाहता था, बिल्कुल खाली थीं। उसने गहरे रंग के सादे कपड़े पहने थे। वो आदतन ऐसे चल रहा था मानो गुरुत्वाकर्षण कोई नियम नहीं बल्कि समझौता हो। उसे कोई औपचारिक युद्धकला का प्रशिक्षण नहीं मिला था। उसने 6 साल तक उन लोगों से लड़ना सीखा था जो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, और उसने पाया था कि यह एक बेहद कारगर तरीका था। चारों आदमी गोदाम के फर्श पर फैल गए। उनमें से एक के हाथ में एक लालटेन थी जो रणनीतिक रूप से ठीक नहीं थी। वह उन्हें देखने में मदद करने के बजाय उन्हें ज्यादा रोशन कर रही थी। राहु ने इस बात को ध्यान में रखा। आरामदेह लोगों के लिए काम करने वाले लोग अक्सर आरामदेह गलतियां कर बैठते हैं। उसने बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। उसके बाईं ओर 10 फीट की दूरी पर छत में एक लोडिंग हैच था जो खुला हुआ था। उसने अंदर आते समय उसे देख लिया था, जैसे वह हर जगह प्रवेश करते समय सभी संभावित निकासों की जांच करता था। नीचे गली तक की खाई 12 फीट गहरी थी। उसने इससे भी बुरी तरह से छलांग लगाई थी। सवाल यह था कि अभी जाए या इंतजार करे। इंतजार करना ज्यादा सुरक्षित था, अगर वह इतनी देर तक स्थिर रह पाता कि वे इमारत को खाली कर दें। वह स्थिर रहने में माहिर था। एक बार उसने एक सर्दी मंदिर के तहखाने में छिपकर बिताई थी, सिर्फ रात में बाहर निकलता था, और उसने ये जान लिया था कि अगर प्रेरणा पर्याप्त हो तो मनुष्य की स्थिर रहने की क्षमता लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा होती है। तभी दीपक लिए हुए आदमी ने ऊपर देखा, राहु की ओर नहीं बल्कि छत की कड़ियों की ओर, जैसे कोई सतर्क व्यक्ति किसी जगह को देखता है। लेकिन अंधेरे में दीपक की रोशनी राहु की आंखों में पड़ी और उस आदमी का देखना बस थोड़ी देर के लिए रुक गया। राहु हिल गया। वह 4 कदमों में ही छत की कड़ियों को पार कर गया, नंगे पैर, तेजी से। पुरानी लकड़ी ने बस नामात्र की आवाज की और नीचे से आ रही चीख पूरी होने से पहले ही लोडिंग हैच से बाहर निकल गया। ठंडी रात की हवा उसे लगी। वह गिर रहा था। वह संभला, गली के पत्थरों पर लुढ़कते हुए गिरा जिससे गिरने का जोर उसके कंधे और पीठ पर समान रूप से लगा। फिर वह दौड़ा और गोदाम का दरवाजा उसके पीछे जोर से खुलने से पहले ही 30 मीटर दूर पहुंच गया। वो बिना घबराए भागा। घबराहट तो उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने योजना नहीं बनाई होती। उसने इस इलाके से निकलने के लिए 4 रास्ते तय किए थे, अलग अलग पीछा करने की स्थितियों के आधार पर।
उसने दूसरा रास्ता चुना, रंगसाजों के इलाके से, जहां रंग के बर्तनों से लगातार हल्का धुआं निकलता रहता था जो लैंप की रोशनी को धुंधला कर देता था और हवा को नील और हल्दी की गंध से भर देता था। पुराने जलसेतु के पास से, परित्यक्त व्यापारी के बगीचे की दीवार के ऊपर से, जिसकी सड़ी हुई जाली पर चढ़ना आसान था अगर आपको पता हो कि कौन से हिस्से अभी भी मजबूत हैं, और पीछे के गेट से बाहर निकला जो कभी बंद नहीं होता था क्योंकि माली की 3 साल पहले मौत हो गई थी और किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वो बगीचे की दीवार के दूसरी तरफ एक नीम के पेड़ की छाया में रुका और सुनने लगा। दूर से आती हुई चीखें, उससे दूर जाती हुई, फिलहाल वो उन्हें सुन नहीं पा रहा था। राहु नीम के पेड़ से पीठ टिकाकर बैठ गया और धीरे धीरे सांस लेने लगा। उसके एक घुटने से खून बह रहा था, उतरते समय थोड़ी सी चूक हो गई थी और चोट लगने से उसके बाएं कंधे में दर्द हो रहा था। कुछ टूटा नहीं था, उसने पहले भी कई चीजें तोड़ी थीं और उसे फर्क पता था। इस जगह से वो बाजार चौक का एक हिस्सा देख सकता था और बीच में खड़े पीपल के पेड़ के चौड़े तने पर उसे एक बड़ा नोटिस दिखाई दिया, शाही मोहर, स्वर्ण चक्र, जिसे कई नागरिक मशाल की रोशनी में पढ़ रहे थे। ठंडी रात की हवा में उनकी सांसों से भाप निकल रही थी। उसने दूर से ही उसे पढ़ लिया, उसकी आंखें बहुत तेज थीं। होनी ही चाहिए थी। प्रतियोगिता का नोटिस, सभी जातियां पात्र, शाही पुस्तकालय, और नीचे छोटे अक्षरों में जिसे वह लगभग चूक गया था, अग्निमार्ग का चिन्ह धारण करने वालों को विशेष रूप से बुलाया जाता है। राहु ने अपने दाहिने हाथ को देखा, ये चिन्ह 2 दिनों से था। उसने सोचा था कि यह एक दाग है। केदार साहू के आदमियों ने उसे 2 हफ्ते पहले कुछ देर के लिए पकड़ा था, भागने से पहले, और उसने सोचा था कि खुद को छुड़ाने से पहले कुछ सेकंड में उन्होंने उसके हाथ के साथ कुछ किया होगा। लेकिन वह निशान किसी दाग जैसा नहीं लग रहा था। वह बहुत सटीक, बहुत ज्यामितीय था, एक परछाई की गांठ। उसने सोचा, जैसे अंधेरा अपने आप में सिमटा हुआ हो, उसका कालापन आसपास की त्वचा से कहीं ज्यादा गहरा हो। और उससे दर्द भी नहीं हो रहा था, वह बस मौजूद था और कभी कभी गर्म हो जाता था, मानो किसी ऐसी चीज पर प्रतिक्रिया दे रहा हो जिसे राहु समझ नहीं पा रहा था। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि उसे दूसरी परेशानियां थीं। उसने टूर्नामेंट के बारे में सोचा, उसने शाही पुस्तकालय के बारे में सोचा, उसने सभी जातियां पात्र शब्दों के बारे में सोचा, जिसका उसके अनुभव में कोई मतलब नहीं था क्योंकि ऐसे नोटिस लिखने वाले और उन्हें लागू करने वाले लोग बिल्कुल अलग अलग तरह के इंसान थे। उसने नंदग्राम के बारे में सोचा, जहां केदार साहू के आदमी आने वाले समय में उसकी तलाश कर रहे होंगे, और उन 3 अन्य शहरों के बारे में भी जहां उसका रहना उतना ही असुविधाजनक था, और इस तथ्य के बारे में भी कि सूर्यपुरा जाने वाली सड़क सहयोग से पूर्व दिशा में थी। वो पूर्व दिशा में भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकता था जितनी किसी भी दिशा में। राहु नीम के पेड़ की छाया से उठा, उसने अपना थैला ठीक किया। उसने आगे की सड़कों पर नजर गड़ाकर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और उसे वहां कोई नहीं मिला। वह चलने लगा। 3 कदम चलकर वह रुक गया। बाजार के दूसरे छोर पर, एक दुकान के शामियाने की छाया में, एक छोटी बच्ची जमीन पर बैठी थी। शायद 5 साल की, अकेली, चुपचाप रो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे तब रोते हैं जब आवाज़ तो बंद हो जाती है लेकिन दुख कम नहीं होता। राहु ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर उसने पूरब की ओर जाने वाली सड़क पर नजर डाली। वो बच्ची के पास गया। हे, उसने धीरे से कहा, उसके पास झुकते हुए। हे, क्या तुम रास्ता भटक गई हो? बच्ची ने नम आंखों से उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है। वो वापस अपनी एड़ियों पर खड़ा हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी। ठीक है, पिंकी, मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर मैं चला जाऊंगा क्योंकि कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि वे मुझे यहाँ पाएं। क्या ये ठीक है? पिंकी ने इस बात पर एक नन्हे बच्चे की तरह गंभीरता से विचार किया। फिर उसने सिर हिलाया। अपने माता पिता को ढूंढने में उसे 1 घंटा लग गया। बाजार में सामान बेचने वाले लोग बहुत परेशान थे और अब पहरेदार उन्हें शांत कर रहे थे। राहु ने पिंकी को उस भावुक मिलन के किनारे पर छोड़ा और किसी के उसका नाम पूछने से पहले ही चला गया। आधी रात तक वह पूरब की ओर वापस चला गया। उसकी हथेली में बना छाया चिन्ह एक बार धड़का, जैसे दिल की धड़कन। उसने इसे अनदेखा कर दिया। उसे कहीं जाना था। राहु के अनुभव में इसका कोई महत्व नहीं था। अंडस को प्राचीन ग्रंथों में, जो साम्राज्य से पहले, साधना की वर्तमान समझ से पहले, यहाँ तक कि द्वितीय युग के महान युद्धों से भी पहले लिखे गए थे, एक घटना का वर्णन है जिसे सप्त नक्षत्र संगम कहा जाता है, 7 तारों का अभिसरण। पराक्रम राज्य के खगोलविदों ने 11 वर्षों तक इसके आगमन पर नजर रखी थी। उन्होंने सावधानीपूर्वक शोध पत्र प्रकाशित किए थे। उन्होंने अपने निष्कर्ष शाही दरबार में प्रस्तुत किए थे। उन्होंने संयमित विद्वतापूर्ण भाषा में समझाया था कि 7 विशिष्ट तारों का यह संरेखण सामान्य अर्थों में कोई नक्षत्र नहीं, बल्कि आकाश में विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए 7 तारे जो ठीक एक रात के लिए एक पूर्ण ज्यामितीय आकृति बनाते हैं जो उपमहाद्वीप के किसी भी बिंदु से दिखाई देती है, हर 1012 वर्षों में एक बार होता है। उन्होंने अपनी संयमित विद्वतापूर्ण भाषा में यह उल्लेख नहीं किया था कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ऐसा होने पर क्या होगा। खगोलविद कुल मिलाकर समझदार लोग थे। उनके परिवार थे। उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना था।
संरेखण की रात, पूरे भारत के आकाश में प्रकाश की चमक फैल गई। आधी रात के 1 घंटे बाद ये शुरू हुआ, एक हल्की सी चमक, ऐसी चमक जिससे सोते हुए लोग करवट बदलने और जागते हुए लोग थोड़ी उलझन में ऊपर देखने लगे। फिर सातों तारे एक एक करके फूलते हुए से प्रतीत हुए, मानो उनके भीतर जो भी जल रहा था उसे अचानक सही ढंग से जलना याद आ गया हो। उनकी रोशनी न तो चांदनी जैसी थी और न ही सूरज की सुनहरी, बल्कि इन दोनों के बीच की थी, अंबर सफ़ेद, गर्म, बंद आंखों से दिखाई देने वाली आग की रोशनी के रंग जैसी। मृतिका गांव में अर्जुन जागा हुआ था। जब से वह निशान दिखाई दिया था तब से उसे अच्छी नींद नहीं आ रही थी और वह सुबह सुबह बाहर बैठकर आकाश को देखता रहता था और अपनी इच्छाशक्ति से हथेली पर बने निशान की धड़कन को रोकने की कोशिश करता रहता था। वह सफल नहीं हो पा रहा था। जब सातों तारे चमके तो उसने इसे अपनी आंखों से देखने से पहले ही अपने सीने में महसूस किया, मानो उसकी पसलियों के अंदर कोई घंटी बज रही हो, एक शुद्ध अकेली ध्वनि जिसे सुना नहीं जा सकता था बल्कि महसूस किया जा सकता था। फिर उसके ऊपर आकाश फट गया। सचमुच नहीं, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई शारीरिक दरार नहीं थी, लेकिन अर्जुन की अनुभूति में आकाश बदल गया, मानो पहले आकाश के नीचे एक दूसरा आकाश विद्यमान हो और उनके बीच का अंतर क्षण भर के लिए पारदर्शी हो गया हो। वह देख सकता था या महसूस कर सकता था या किसी तरह अनुभव कर सकता था। उसकी जानकारी में किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं था जो इस सटीक अनुभूति को व्यक्त कर सके। ऊर्जा की रेखाओं का एक विशाल जाल उसके नीचे पृथ्वी से, उसके चारों ओर वायु से, ऊपर तारों से होकर गुजर रहा था और इस जाल के केंद्र से अग्नि की नदी की तरह एक मार्ग बह रहा था। अग्नि मार्ग, अग्नि का मार्ग। उसने इसे उसी तरह समझा जैसे आप सपनों में चीजों को समझते हैं, पूरी तरह से, बिना ये जाने कि यह ज्ञान उसे कहां से प्राप्त हुआ। उसकी हथेली पर बना निशान इतना चमकीला हो गया कि उसकी परछाई बन गई। फिर उसे दर्द हुआ और वह गिर पड़ा। इधर सूर्यपुरा में विक्रम सराय में अपने कमरे में छोटी मेज पर बैठा था। उसके सामने अभिलेखपाल के नोट्स फैले हुए थे। लगातार तीसरी रात अग्नि मार्ग के बारे में पढ़ते हुए वह भास्कर के अनुवादों का गिल्ड पुस्तकालय में मिली जानकारी से मिलान कर रहा था। हालांकि उसे ज्यादा कुछ नहीं मिला था, क्योंकि गिल्ड पुस्तकालय में मुख्य रूप से वही जानकारी थी जिसे साम्राज्य के लिए याद रखना सुविधाजनक था, और अग्नि मार्ग स्पष्ट रूप से उनमें से एक नहीं था। उसने जो कुछ समझा था वह ये था, अग्नि मार्ग तलवारबाजी की कोई शैली नहीं थी। ये पारंपरिक अर्थों में कोई साधना तकनीक नहीं थी। ये कुछ प्राचीन था, एक मार्ग, एक संरेखण, संसार में आगे बढ़ने का एक तरीका, जिसका अभ्यास उस युग में किया जाता था जब साधना को व्यवस्थित और नौकरशाही में विभाजित नहीं किया गया था और न ही इसे श्रेणीबद्ध नियमावली में बेचा जाता था। और इसके लिए 4 साधकों की आवश्यकता होती थी, हमेशा 4। प्रत्येक साधक 4 महाभूतों, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश में से एक का प्रतिनिधित्व करता था। वह इसका अध्ययन कर रहा था कि तभी तारे चमक उठे, उसकी खिड़की से प्रकाश आया, अंबर सफेद, असंभव, और उसकी कलाई पर बना निशान अग्नि में बदल गया। लाक्षणिक अग्नि नहीं, वास्तविक ऊष्मा जो अंदर से फैल रही थी, मानो उसकी कलाई में कुछ जागने की कोशिश कर रहा हो। स्वभाव से विक्रम घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने मेज का किनारा कसकर पकड़ लिया और अपने गुरु द्वारा सिखाई गई लयबद्ध सांसें लीं और 30 सेकंड के उस एहसास को सहा, मानो उसकी बांह किसी विशाल और उसकी पसंद नापसंद से पूरी तरह बेपरवाह शक्ति द्वारा बनाई और फिर से बनाई जा रही हो। फिर वह सांस थम गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसे याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। मेज पर कागज बिखरे पड़े थे। उनमें से एक कागज सीधा पड़ा था, भास्कर के नोट्स का एक पृष्ठ, वह भाग जिसमें बताया गया था कि जब चारों साधकों को एक ही क्षण में चिन्ह प्राप्त हुआ तो क्या हुआ। पाठ में लिखा था, वे एक दूसरे को पालेंगे, धरती पर कोई भी चीज इसे रोक नहीं पाएगी। विक्रम ने इसे 2 बार पढ़ा। फिर उसने व्यवस्थित रूप से सामान पैक करना शुरू किया। विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में शुष्क तलहटी में किरण एक ठंडी आग के पास डेरा डाल रही थी, तभी आकाश में रोशनी हुई। उसने पहले भी कई खगोलीय घटनाएं देखी थी। आश्रम ऊंचाई पर था और आकाश साफ था, और गुरु परमानंद ने कई संध्याएं तारों और ग्रहों की गति का अध्ययन करते हुए तथा प्राचीन ब्रह्मांडीय ग्रंथों में उनके महत्व को समझाते हुए बिताए थे। वह सप्त नक्षत्र संगम के बारे में जानती थी। उसे इसे देखने की उम्मीद नहीं थी। जब उसकी बांह पर बना चिन्ह सक्रिय हुआ तब वह पहले से ही अपने गुरु द्वारा सिखाई गई ध्यान मुद्रा में पालथी मारकर बैठी थी, जो सौभाग्य की बात थी, क्योंकि अन्यथा उसके बाद होने वाली अनुभूति उसे गिरा देती। किरण के लिए यह दर्द नहीं था, यह एक तरह से भर जाने जैसा था। जैसे कोई खाली पात्र अचानक अपने लिए बनी किसी चीज को ग्रहण कर रहा हो, विशाल, तीव्र, अभिभूत करने वाला, लेकिन गलत नहीं, दखल देने वाला नहीं। उन 30 सेकंड में उसके भीतर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा उसकी अपनी जीवन ऊर्जा जैसी प्रतीत हुई, लेकिन बड़ी, पुरानी, अलग आकार की, जैसे एक छोटी धारा की तुलना में एक नदी। जब ये सब समाप्त हुआ तो वह लंबे समय तक अंधेरे में बैठी रही, सांस लेती रही। उसकी बांह पर बना तरंग चिन्ह अब इतना चमकीला हो गया था कि उसे पढ़ा जा सकता था। उसकी रोशनी में उसने रोगशास्त्र खोला और एक ऐसा पृष्ठ पाया जिसे उसने पहले भी पढ़ा था, लेकिन पूरी तरह से समझा नहीं था।
एक टिप्पणी, उसी पुरानी लिपि में जो उसके गुरु ने उसे पढ़ना सिखाया था। जब चारों चिन्ह लग जाते हैं तो उनके बीच का मार्ग सजीव हो जाता है। इस पर भरोसा रखो। उस गर्माहट की ओर बढ़ो। उसने अपनी बाँह देखी। फिर उसने दक्षिण और पूर्व की ओर देखा। उस दिशा में चिन्ह अधिक गर्म था, काफी गर्म। वह 3 घंटे सोई और भोर से पहले ही चलना शुरू कर दी। नंदग्राम में पूर्व की ओर जाने वाली सड़क पर राहु ने आकाश को बदलते देखा और अपनी हथेली पर बने चिन्ह को एक हल्की गर्म धड़कन से भयंकर गर्मी में बदलते हुए महसूस किया, जिससे वो सड़क के बीचों बीच एक घुटने के बल गिर पड़ा। वो 30 सेकंड तक नीचे पड़ा रहा, जो कि खुले स्थान पर स्थिर रहने के लिए उसके लिए 30 सेकंड से अधिक का समय था। जब वह उठा तो उसने अपना हाथ देखा। छाया चिन्ह चमकीला था, आग की तरह अंबर जैसा नहीं, बल्कि एक गहरा चमकदार काला के अंदर काला, जो किसी तरह अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार की छाया डाल रहा था। उसने पूर्व की ओर देखा। उसने सोचा, जो भी हो, इसने मुझे ढूंढने में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को ठीक ठीक बता दिया कि मैं कहाँ हूँ। उसने सोचा, मुझे उस जगह तक पहुँचना होगा जहाँ से यह रास्ता जा रहा है, इससे पहले कि मुझे ढूंढने वाले लोग वहाँ पहुँच जाएं। वह पूरब की ओर भागा, इसलिए नहीं कि कोई उसे ऐसा करने के लिए कह रहा था। उसने खुद से यह बात बहुत दृढ़ता से कही। वह पूरब की ओर इसलिए भागा क्योंकि यही सबसे कारगर तरीका था। बस इतना ही। सप्त नक्षत्र संगम के अगले दिन सुबह उन निशानों को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अर्जुन को इसका एहसास तब हुआ जब वह अपनी कुटिया के फर्श पर जागा। तारों के चमकने के बाद अंदर आने का उसे कोई याद नहीं था और उसने पाया कि उसकी दाहिनी हथेली कोयले की तरह जल रही थी, अंबर रंग की और गर्म, जो छत में बने धुएं के छेद से आती सुबह की हल्की रोशनी में भी दिखाई दे रही थी। उसने हथेली को मिट्टी की दीवार पर लगाया। निशान नहीं बदला। उसने हथेली को पानी के बर्तन पर लगाया। पानी गर्म नहीं हुआ। उसने हथेली को रात भर में बुझ चुके मिट्टी के दीपक के ऊपर रखा और दीपक एक पल के लिए फिर से जल उठा, और जैसे ही उसने हाथ पीछे खींचा, वह फिर से बुझ गया। वह अपनी चटाई पर बैठ गया और काफी देर तक उसे देखता रहा। उसकी माँ बगल के कमरे में जाग रही थी। वह उसकी सांसें सुन सकता था, उसकी नींद की जानी पहचानी लय। वह उसे जगाना नहीं चाहता था। वह अपने हाथ पर बने निशान के बारे में कुछ समझाना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था। इसके बजाय वह भोर से पहले की शांति में बाहर गया और वही किया जो वह हमेशा सोचने के लिए करता था। वह हिलने डुलने लगा। कलरिपेटू के वे आसन जो उनके पिता ने बीमारी से पहले उन्हें सिखाए थे, जो उनकी जाति के बावजूद उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, क्योंकि उनके पिता को एक अनुभवी योद्धा ने गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया था, जिसने उनमें कुछ खास देखा था, क्षत्रिय संघ द्वारा स्वीकृत नहीं थे। उनके स्तर के साधकों को मार्शल साधना में संलग्न होने की अनुमति नहीं थी। साम्राज्य के इस संबंध में नियम थे। साधना संसाधन जाति और आय वर्ग के अनुसार वितरित किए जाते थे और मृत्तिका गांव के एक कुम्हार के पुत्र को किसी भी प्रकार के साधना संसाधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। फिर भी उनके पिता ने उन्हें सिखाया था। अंधेरे में, चुपचाप, भट्टों के बीच, अर्जुन भोर से पहले की धुंधली रोशनी में आसनों का अभ्यास कर रहे थे। उनके पैर ठंडी धरती पर नंगे थे। उनकी हथेली पर बना अंबर का निशान एक हल्की चमक बिखेर रहा था जो उनके हाथों के साथ हिल रही थी। उन्होंने ध्यान दिया कि जब वे एकाग्र होते थे, जब वे अपने पिता द्वारा सिखाए गए तरीके से शरीर की आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित करने का प्रयास करते थे, तो निशान चमकीला हो जाता था और जब उनका ध्यान भटकता था तो वह मंद पड़ जाता था। जब तक सूर्य पूर्ण रूप से उगाया, तब तक वे पहले क्रम को 4 बार पूरा कर चुके थे और एक अस्थायी निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे। वह निशान किसी इरादे का जवाब दे रहा था। वह कोई सजावट नहीं थी। वह कोई घाव नहीं था। वह किसी तरह की चाबी थी और चाहे वह जिस भी ताले में फिट बैठती हो, वह उसे अपने भीतर लिए घूम रहा था। वह घर लौटा और अपनी माँ को जागते हुए सुबह की रोशनी में बैठे हुए पाया। उनका चेहरा हमेशा की तरह सुबह सुबह कोमल और शांत था, इससे पहले कि दिन भर की थकान उन पर हावी हो जाए। उन्होंने बिना किसी हैरानी के उनके हाथ की ओर देखा। मुझे दिखाओ, उन्होंने कहा। वह उनके बगल में बैठ गया और अपनी हथेली खोली। उनके बीच अंबर का चिन्ह चमक रहा था, ज्वाला गूंधा हुआ, जटिल और प्राचीन, बिना गर्मी के जलता हुआ। उनकी माँ ने सावधानी से अपनी एक उंगली से उसे छुआ। उनकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। तुम्हारी दादी के शरीर पर भी एक निशान था, उन्होंने धीरे से कहा। उन्होंने इसे कभी किसी को नहीं दिखाया, लेकिन मैंने इसे एक बार देखा था जब वह सो रही थी। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उनकी हथेली पर, ठीक उसी जगह पर, एक अलग आकार। अर्जुन उसे घूरता रहा। तुमने मुझे ये कभी नहीं बताया। उसने मुझे इसके बारे में बात न करने को कहा था। उसने अपने हाथ गोद में जोड़ लिए। उसने कहा था, अगर वंश चलता रहा, तो यह एक पीढ़ी छोड़कर आगे बढ़ेगा। उसने कहा था, अगर निशान आए, तो उसकी ओर बढ़ो। उससे लड़ो मत। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, बेटा। जब तुम 3 साल के थे, तब वह गुजर गई थी। उसकी माँ एक पल के लिए चुप रही। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी दादी जितनी थी, उन्होंने खुद को उससे कहीं ज्यादा दिखाया। और मुझे लगता है कि तुम भी वैसे ही हो। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी बंद की।
फिर खोली। निशान लगातार धड़क रहा था। उसे लगा कि दक्षिण पूर्व दिशा में गर्मी बढ़ रही है। वह पिछली रात से ही इसे महसूस कर रहा था। गर्मी की एक दिशा थी। टूर्नामेंट के नोटिस में, उसने कहा। उसमें अग्नि मार्ग का जिक्र था। हाँ, तुम्हें इसके बारे में पता था। मेरे बताने से पहले ही। उसकी माँ ने अपनी उन साफ सुनहरी आंखों से उसे देखा। तुम्हारी दादी ने मुझे एक नाम बताया था। एक नाम, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। उसने कहा, अगर निशान आता है और कोई रास्ता है तो उस रास्ते का एक नाम है। अग्नि मार्ग। उसने सिर हिलाया। एक बार धीरे से सिर हिलाया। उनके बीच की खामोशी ऐसी थी मानो उसमें बहुत गहरी बातें छिपी हों। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, अर्जुन ने कहा। अभी नहीं। सर्दी आ रही है और तुम्हारी अर्जुन। उसकी आवाज कोमल थी लेकिन दृढ़ थी, वह आवाज जो वह तब इस्तेमाल करती थी जब फैसला हो चुका होता था और बहस करना उसके लिए एक औपचारिकता थी, कोई वास्तविक शुरुआत नहीं। पड़ोस की श्रीमती देशपांडे 2 मौसमों से मेरा हालचाल पूछने को कह रही हैं। वह अच्छी महिला हैं। वह मेरा ख्याल रखेंगी कि मैं खाना खाऊं। वह रुकी। और जब भी हो सकेगा तुम पैसे भेजोगे, जो तुम यहां से नहीं कर सकते। उसने उसकी ओर देखा। उसने यह नहीं कहा, अगर मेरे जाने के बाद तुम्हारी तबीयत और बिगड़ गई तो क्या होगा। उसने यह नहीं कहा, अगर मेरे लौटने से पहले तुम्हारी मृत्यु हो गई तो क्या होगा। वे दोनों इन संभावनाओं से अवगत थे, 1 साल से अधिक समय से इनके साथ जी रहे थे, और इन्हें नाम देने से ये कम नहीं हो जाएंगी। इसके बजाय उसने कहा, मैं वापस आऊंगा। मुझे पता है तुम आओगे। उसने बाकी का दिन तैयारी में बिताया। उसे बहुत कम तैयारी करनी थी, कपड़े बदलने के लिए, खाने और अन्य कामों के लिए एक चाकू, उनके बचे हुए खाने के सामान को, जिसे उसने आधा आधा बांट लिया और बड़ा हिस्सा अपनी माँ के लिए छोड़ दिया। उसने छत की उस जगह की मरम्मत की जहां से पानी टपक रहा था। उसने घर के सभी बर्तनों में पानी भर दिया। वह शाम के भोजन के दौरान अपनी माँ के साथ बैठा रहा और उसे टूर्नामेंट की सूचना, 7 सितारों और अपने हाथ पर बने उस निशान के बारे में बताया जिससे दीपक जलता था। उसकी माँ ने बिना किसी घबराहट के सब कुछ सुना। जब दीपक बुझने लगा तो उसने हाथ बढ़ाकर उसका निशान वाला हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। तुम्हारे पिता जरूर जाते, उसने कहा। वह अपने तरीके से बहादुर आदमी थे। उतने सावधान नहीं, कभी भी उतने सावधान नहीं, लेकिन बहादुर थे। उसने उसकी हथेली को धीरे से दबाया। और बहादुर बनो। और सावधान भी रहो, दोनों, अगर तुम कर सको। वह भोर से पहले दक्षिण पूर्व की ओर चलते हुए निकल गया। उसकी हथेली पर बना निशान लगातार गर्माहट से धड़क रहा था। एक ऐसा कंपास जिसे सुई की आवश्यकता नहीं थी, जो किसी ऐसी चीज की ओर इशारा कर रहा था जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था। उसके पीछे, कुम्हारों के मोहल्ले के किनारे बनी छोटी सी झोपड़ी में, उसकी माँ उसके जाने के बाद काफी देर तक अंधेरे में बैठी रही। फिर उसने अपने हाथों से, जिनसे कभी सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, दीपक जलाया और इंतजार करने लगी। भेलपुर का चौराहा मुख्य रूप से एक ऐसी जगह थी जहां सड़कें मिलती थीं और लोग कुछ पल के लिए रुककर फिर आगे बढ़ने के लिए कहीं और चले जाते थे। वहां एक बाजार, 2 सराय, व्यापारियों के लिए एक विश्राम गृह, हनुमान जी का एक छोटा मंदिर और एक चाय वाला था जिसकी दुकान लगातार 37 वर्षों से खुली थी और जिसके मालिक ने इस दौरान मनुष्य के व्यवहार के लगभग सभी रूप देखे थे। उसका नाम महेश दादा था और वह अश्विन माह की एक सुहावनी दोपहर में अपनी चूल्हे के पीछे अपनी हमेशा की कुर्सी पर बैठा था। तभी चारों लोग 20 मिनट के अंतराल पर उसकी चाय की दुकान पर आ पहुंचे। उसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से देखा, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति जिसने 37 वर्षों तक चौराहों को देखा हो। पहला था उत्तर की सड़क से आया लंबा चौड़ा युवक, कुम्हार जैसे हाथों वाला, अंबर जैसी आंखों वाला और सावधानी से चलने वाला, जो कहता था कि मैंने कभी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है और मैं जानता हूं कि तुम्हें कैसे चोट पहुंचानी है। उसने चाय मंगवाई, बिना कीमत बताए सही रकम चुकाए और दीवार की तरफ पीट करके बेंच के आखिरी छोर पर बैठ गया। दूसरा व्यक्ति 20 मिनट बाद पश्चिम वाली सड़क से आया, दुबला पतला, सावला, संयमित और सधे हुए कदमों से चलता हुआ, ऐसा व्यक्ति जो किसी जगह में प्रवेश करने से पहले उसका जायजा लेता हो। उसने बिना बैठे ही चाय मंगवाई, जिसे महेश दादा ने इस रूप में समझा कि वह आगे बढ़ता रहेगा लेकिन आराम के लिए खुद को यह एक छूट दे रहा है। वह सड़क के पास खड़ा देखता रहा। तीसरा व्यक्ति उत्तर पश्चिम से आया, लंबा, गोल चेहरे वाला, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत देर से चल रहा हो और उसे इस बात का एहसास हो चुका हो कि उसका शरीर इस बारे में अपनी राय बना चुका है। वह बेंच के बीच में बैठ गया, एक पुरानी किताब खोली, 2 पन्ने पढ़े और फिर बंद कर दी। चाय और एक छोटी रोटी मंगवाए। चौथा व्यक्ति उत्तर से आया और महेश दादा ने इस पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि वह बिल्कुल अप्रत्याशित दिशा से आया था, जाहिर तौर पर सामने वाली सड़क से आने के बजाय दुकान के बगल में स्थित व्यापारी के गोदाम की दीवार फांद कर आया था। वह चुपचाप उतरा, सीधा खड़ा हुआ और ऐसे दुकान की ओर चल पड़ा मानो यह कोई असाधारण बात न हो। चाय, उसने कहा और ठीक ठीक पैसे गिन कर दिए। उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं। चारों में से किसी ने भी एक दूसरे की ओर सीधे नहीं देखा था।
लेकिन महेश दादा 37 वर्षों से चौराहों को देखते आ रहे थे और वे समझ गए थे कि जिस तरह से वे सब एक दूसरे की ओर देखे बिना बड़ी सावधानी से बैठे थे, उससे पता चलता था कि वे एक दूसरे के प्रति पूरी तरह सजग थे। उन्होंने चाय बनाई, परोसी, अपनी चौकी पर बैठ गए, इंतजार करने लगे। सबसे पहले लंबे कद वाले कुम्हार के बेटे ने बात की। बोलते समय उसने जमीन से नजरें नहीं उठाईं। तुम्हारे हाथ, उसने कहा। सन्नाटा छा गया। तुम सब, लंबे कद वाले ने कहा। तुम्हारे हाथ बिल्कुल मेरे जैसे। दुबले पतले सांवले ने अपना चाय का प्याला बहुत धीरे से नीचे रखा। गोल चेहरे वाले ने अपनी किताब से नजरें उठाईं। चौथा व्यक्ति, जो दीवार फांद कर आया था, अपनी आंखों की निरंतर खोजबीन रोक दी। 4 चमकते निशान, 4 अलग अलग आकृतियां, 4 अलग अलग रंग, अंबर, नीला सफेद, नीला काला और एक शांत चांदी जैसा रंग जो केवल एक विशेष कोण से प्रकाश पड़ने पर ही दिखाई देता था। महेश दादा ने अपना प्याला फिर से भरा और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। लंबे कद वाले ने कहा, मैं अर्जुन हूं। एक लंबा विराम। विक्रम, दुबले पतले ने कहा। किरण, गोल चेहरे वाले ने कहा। चौथे ने इतनी देर तक कुछ नहीं कहा कि वह एक कथन बन गया। फिर राहु, फिर सन्नाटा, फिर किरण ने बिना भावनाओं के स्थितियों का आकलन करने की अपनी व्यवहारिकता से कहा, आप सभी ऊष्मा की दिशा का अनुसरण कर रहे हैं। तीनों ने सिर हिलाया। उनमें से एक, राहु ने अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, किरण ने कहा। और आप सभी ने 7 तारे देखे। और भी लोगों ने सिर हिलाया। और आप में से किसी को भी ठीक से नहीं पता कि ये चिन्ह क्या हैं या हमें इनके बारे में क्या करना चाहिए। मुझे कुछ पता है, विक्रम ने कहा। मैंने एक शाही अभिलेखागार से बात की थी। अग्नि मार्ग, अग्नि का मार्ग। 4 साधक, जिनमें से प्रत्येक महाभूतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। ये चिन्ह एक पदनाम है। किस चीज का पदनाम? अर्जुन ने पूछा। यही तो मैं समझ नहीं पाया। विक्रम ने पहली बार सीधे उसकी ओर देखा। अभिलेखागार के नोट संबंधित भाग पर समाप्त हो गए हैं। किसी ने मूल पांडुलिपि से पृष्ठ हटा दिए हैं। किसी ने उन्हें हटा दिया है, राहु ने कहा, या कोई उन सभी को हटा रहा है जिनके पास ये चिन्ह हैं। उसने किरण की ओर देखा। आपके गुरु? किरण एकदम शांत हो गई। आप मेरे गुरु के बारे में क्या जानते हैं? कुछ खास नहीं। लेकिन मैं पिछले महीने 4 शहरों में घूम चुका हूं और हर शहर में मैंने मृत पाए गए भटकते तपस्वियों के बारे में सुना है। गर्दन टूटी हुई, तलाशी ली गई। राहु की आंखें स्थिर थीं। और शाही बाजार में लगे नोटिस में विशेष रूप से उन लोगों को बुलाया गया है जिनके पास ये चिन्ह हैं। इसका मतलब है कि साम्राज्य को उनके बारे में पता है। इसका मतलब है कि हम सभी को बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए कि शाही प्रतियोगिता में जाना अच्छा विचार है या बेहद बुरा। महेश दादा ने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सोचा, यह एक अच्छी बात थी। जाहिर तौर पर, यह वह बात नहीं थी जो वह लंबा चौड़ा युवक सुनना चाहता था। प्रतियोगिता ही हमारा रास्ता है, अर्जुन ने कहा। शाही पुस्तकालय तक। वह पांडुलिपि शायद वही है, पूरी वाली। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम क्या ले जा रहे हैं और लोग इसके लिए क्यों मर रहे हैं, तो हमें सूर्यपुरा में होना होगा। हम, राहु ने कहा। ये शब्द अकेला, सपाट सा था। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। क्या इसमें कोई समस्या है? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम में से किसी को नहीं जानता। राहु की आवाज में कोई शत्रुता नहीं थी। वह बस सटीक थी। एक जैसे निशान हमें सहयोगी नहीं बनाते। समान हित हमें मित्र नहीं बनाते। मैं सूर्यपुरा जाऊंगा क्योंकि मैं पहले से ही उसी दिशा में जा रहा था। वहां पहुंचने पर क्या होगा, ये तो अभी देखना बाकी है। विक्रम, जो हाथ बांधे और जटिल गणनाएं कर रहे व्यक्ति के भाव से सुन रहा था, बोला, वह गलत नहीं है। एकजुटता से पहले हमें जानकारी चाहिए। उसने किरण की ओर देखा। तुमने कहा था कि तुम्हारे शिक्षक की हत्या कर दी गई। क्या उन्होंने मरने से पहले तुम्हें कुछ बताया था? उन्होंने कहा था कि निशान वाले बाकी लोगों को ढूंढना। किरण थोड़ी देर रुकी। उन्होंने कहा था कि हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। राहु ने मेज के चारों ओर देखा। क्या किसी और को इस बात से परेशानी हो रही है कि हम सब 20 मिनट के अंतराल में एक ही चाय की दुकान पर कैसे पहुंच गए? सन्नाटा छा गया। महेश दादा ने 3 कप फिर से भर दिए और इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की कि किसी ने यह नहीं बताया कि उन्हें कैसे पता चला कि वे एक ही जगह पर बैठे हैं। वह 37 वर्षों से चौराहों को देखता आ रहा था। वह जानता था कि कुछ रास्ते, कुछ लोगों के लिए, पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं होते। वह ये भी जानता था कि उसकी दुकान पर बैठे चारों युवक, उन तरीकों से जिन्हें वह 37 वर्षों के अवलोकन से परे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था, साधारण नहीं थे। उसने उन्हें रोटी दी। उन्होंने चुपचाप खाना खाया, जो अपने आप में एक तरह का जवाब था। और उनमें से कोई भी नहीं गया। यहां तक कि चौथा भी नहीं, जिसने कहा था, वहां पहुंचने पर क्या होगा, ये तो अभी देखना बाकी है। वह वहीं रुका रहा, अपनी चाय खत्म की, और जब अर्जुन ने आखिरकार कहा, अंधेरा होने से पहले हमें चलना चाहिए, तो राहु सबसे पहले उठा। उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। महेश दादा उन्हें जाते हुए देखते रहे। पूरब की ओर सड़क पर 4 युवक,
सावधानी से एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर चल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे एक ही दिशा में जा रहे लोग चलते हैं और अभी तक ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने अपने लिए एक कप चाय बनाई और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। दिलचस्प समय, उन्होंने सोचा। दिलचस्प समय तो काफी समय से आ ही रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि वे लड़के तैयार होंगे। वहां पहुंचने पर क्या होगा, ये तो अभी देखना बाकी है। अंडस्को, भीलपुर से 2 घंटे पूर्व में वे एक अव्यवस्थित समूह में चल रहे थे जो पूरी तरह से एक साथ यात्रा नहीं कर रहे थे। तभी राक्षस शिकारी जंगल से बाहर आ गए। वे साथ थे। उन्होंने कोई रंगीन वस्त्र नहीं पहने थे, कोई झंडा नहीं था, कोई संप्रदाय चिन्ह नहीं था। उनके पास हथियार थे, छोटे भारी ब्लेड जो नजदीकी लड़ाई के लिए डिजाइन किए गए थे, और एक के पास एक चेन फ्लेल था जो शाम के धुंधलके में लंबे समय से इस्तेमाल किए जाने के अभ्यास से सहजता से चल रहा था। उनके चेहरे नाक से नीचे तक कपड़े से ढके हुए थे। कपड़े के ऊपर उनकी आंखें सपाट और पेशेवर थीं। वे सड़क से नहीं आए थे, वे पेड़ों से आए थे, विशेष रूप से सड़क के दोनों किनारों से एक साथ, जो योजनाबद्धता का संकेत देता था। अर्जुन ने अपने कंधे से बैग उतारकर हाथ खाली करने में लगे समय में इसका आकलन किया। बाईं ओर 4, दाईं ओर 3 दूरी से पता चलता है कि वे अपने लक्ष्यों की अनुमानित युद्ध क्षमता जानते थे। इतना अंतर कि कुछ प्रतिरोध की गुंजाइश हो, इतना अंतर नहीं कि यह संकेत मिले कि उन्हें कोई बड़ी कठिनाई की उम्मीद थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वे कम आंक रहे थे, या शायद वे नहीं आंक रहे थे। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि बाकी लोग क्या कर सकते हैं। निशान, नेता ने कहा, जो अपनी स्थिति और बाकी लोगों द्वारा हिलने से ठीक पहले दिखाए गए थोड़े से सम्मान से पहचाना जा सकता था। तुम चारों अपने हथियार नीचे रखो, एक दूसरे से दूर हट जाओ, और यह बिना किसी और चोट के समाप्त हो जाएगा। और किरण ने कहा, शायद हमारा मतलब है। राहु ने अर्जुन के दाहिने कंधे के ठीक पीछे से कहा। उसकी आवाज लगभग बातचीत जैसी थी। उन्होंने पहले ही कुछ अन्य वाहकों को घायल कर दिया है। यह एक संग्रह अभियान है। नेता ने अपना सिर झुकाया। तुम समझदार हो। कभी कभी। राहु रुका। एक बार जब तुम निशान इकट्ठा कर लेते हो तो उनका क्या होता है? क्या वे स्थानांतरित होते हैं, या तुम्हें पूरे व्यक्ति की जरूरत होती है? उत्तर से पहले की संक्षिप्त चुप्पी ने अर्जुन को सब कुछ बता दिया। उन्हें पूरे व्यक्ति की जरूरत है, अर्जुन ने कहा, या उन्हें हमारी मौत चाहिए? नेता हिल गया। इसके बाद जो हुआ वह वैसा नहीं था जैसा औपचारिक द्वंद्वयुद्ध के अर्जुन के सीमित अनुभव ने उसे तैयार किया था। ये तेज, नजदीकी, अस्त व्यस्त और शोरगुल भरा था। बाईं ओर से आए चारों हमलावर दो दो की जोड़ियों में अलग अलग समय पर एक साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित होकर आए। दाईं ओर के 3 हमलावर अलग अलग हो गए, 2 विक्रम की ओर, 1 राहु की ओर। अर्जुन सबसे नजदीकी हमलावर की ओर ऐसे सहज भाव से बढ़े जैसे उन्होंने सोच विचार को बाद के लिए छोड़ दिया हो। उन्हें कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला था। उनके पास बस स्वाभाविक पहुंच, वर्षों के शारीरिक परिश्रम की शक्ति और कलरिपेटू की वो विधियां थीं जो उनके पिता ने उन्हें अंधेरे में सिखाई थीं। ये विधियां परिष्कृत गिल्ड विधियों जैसी नहीं थीं, बल्कि पुरानी, अधिक सरल और वास्तविक प्रभावशीलता के लिए बनाई गई थीं, न कि केवल औपचारिकता के लिए। उन्होंने पहले हमलावर की तलवार की कलाई को नीचे की ओर वार करते हुए पकड़ा, दोनों हाथों से उसे घुमाया और अपनी कोहनी उसके चेहरे पर मार दी। वह हमलावर 2 कदम पीछे हट गया। जब अर्जुन ऐसा कर रहा था तभी दूसरा हमलावर आ गया। अर्जुन को लगा कि तलवार उसके ऊपरी बांह पर हल्की सी खरोंच की तरह लगी है, लेकिन ज्यादा गहरी नहीं, और वह पीछे हटने के बजाय पीछे हट गया, जो कि सहज था, और इसी वजह से वह तीसरे हमलावर की पहुंच में आ गया। उसने तीसरे हमलावर को सिर से टक्कर मारी। जाहिर है, वह एक पैटर्न बना रहा था। बाईं ओर, उसने किरण की एक झलक भर में ही सब स्पष्ट हो गया। वह ऐसी सटीक और तरल गति से आगे बढ़ रही थी जैसी अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह हमलावर की शक्ति का सीधा सामना करने के बजाय उसे कुशलता से मोड़ रही थी। वह हमलावर की अपनी ही गति को मोड़कर उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा रही थी जहां उसका संतुलन बिगड़ जाए, और यह पूरा दृश्य आश्चर्यजनक रूप से बेहद सुंदर लग रहा था। अर्जुन ने अपने मन के एक हिस्से से यह भी महसूस किया कि यह बेहद असरदार था। दाईं ओर, विक्रम ने अपने 2 हमलावरों में से एक को निहत्था करके जमीन पर गिरा दिया था और दूसरे से अपने शरीर से निकाली हुई एक छोटी सी छड़ी से लड़ रहा था। छड़ी ऐसे चल रही थी मानो वह उसकी बांह का ही एक हिस्सा हो। राहु, अर्जुन लड़ाई के दौरान राहु पर नजर नहीं रख पा रहा था। कुछ हलचल हुई और राहु की ओर बड़ा हमलावर जमीन पर गिर पड़ा, और राहु उसके ऊपर खड़ा था, मानो थोड़ा हैरान दिख रहा हो, जैसे लड़ाई उसकी उम्मीद से थोड़ा पहले ही खत्म हो गई हो। नेता, जो लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था, सड़क के किनारे से ये सब देख रहा था। अर्जुन अब अपने तीनों हमलावरों पर काफी हद तक काबू पा चुका था। एक गिरा हुआ, एक पीछे हट रहा, एक हिचकिचा रहा, और उसने सीधे नेता की ओर देखा। तुम उम्मीद से बेहतर हो, नेता ने कहा। वह इससे ज्यादा परेशान नहीं लग रहा था। तुम्हें किसने भेजा? अर्जुन ने पूछा। कोई ऐसा व्यक्ति जो निशानों को दबाना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि अग्निमार्ग के सक्रिय चिन्हों के साथ 4 अप्रशिक्षित बच्चों का सूर्यपुरा में जाना बेहद खतरनाक है।
नेता ने अपना सिर झुकाया। हो सकता है वे सही हों। दबाव का मतलब मृत, विक्रम ने कहा। वह बहुत शांत था। उसकी बांह पर एक खून बहता हुआ घाव था जिसे वह अनदेखा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। दबाव का मतलब नियंत्रित। नेता ने बारी बारी से उन सभी को देखा। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या लेकर चल रहे हो। आपको नहीं पता कि उन चिन्हों को पूरी तरह सक्रिय करने से इस साम्राज्य की राजनीतिक संरचना पर क्या असर पड़ेगा। आपको नहीं पता कि कौन आपका इस्तेमाल करने की तैयारी में है और कौन आपको नष्ट करने की तैयारी में है, और इन दोनों समूहों के बीच का अंतर उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोचते हैं। सड़क पर सन्नाटा छा गया। उनके आसपास का जंगल एकदम शांत था। लड़ाई के दौरान पक्षी चुप हो गए थे और अभी तक वापस नहीं आए थे। हमें बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है, किरण ने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। हम सुनेंगे। नेता ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। फिर उसने हाथ से इशारा किया। अर्जुन उसे पहचान नहीं पाया और बचे हुए हमलावर पेड़ों की कतार में गायब हो गए। घायलों की मदद चुपचाप दूसरों ने की। नेता वहीं रुका रहा। मेरे मालिक, उसने सावधानी से कहा, अभी अपना नाम बताने को तैयार नहीं है। मैं आपको बस इतना बता सकता हूं, अग्नि मार्ग के लिए 4 चिन्हों का पूरी तरह जागृत होना आवश्यक है। ये चिन्ह साधना के माध्यम से जागृत होते हैं, विशेष रूप से चक्र साधना प्रणाली के माध्यम से। आप में से प्रत्येक की एक स्वाभाविक क्षमता है। आप में से प्रत्येक का एक संबंधित क्षेत्र है। यदि आप सूर्यपुरा पहुंचते हैं और अपने लक्षण परिपक्व होने से पहले उस प्रतियोगिता में प्रवेश करते हैं, तो आपको पकड़ लिया जाएगा, चीर फाड़ कर दिया जाएगा, या ऐसे तरीकों से इस्तेमाल किया जाएगा जो सुखद नहीं होंगे। और अगर हम सूर्यपुरा नहीं जाते हैं? राहु ने पूछा। भटकते तपस्वियों को मारने वाले लोग आपको ढूंढ लेंगे। वे मेरे मालिक से कहीं अधिक धनवान हैं और आपको जीवित रखने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने उन्हें कुछ देर तक देखा। एक कलरिपेटू गुरु हैं, उसने कहा। यहां से दक्षिण में सह्याद्री के जंगलों में। बूढ़े, असुविधाजनक, साम्राज्य को मानने से इनकार करते हैं। उनका नाम चित्रगुप्त है। उन्होंने 100 साल पहले अग्नि मार्ग के अभ्यासकर्ताओं की अंतिम पीढ़ी को प्रशिक्षित किया था। उनका क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। नेता पहले ही वृक्षों की ओर पीछे हट रहे थे। वे लगभग जीत गए थे, उसने कहा। लगभग, इससे पहले कि उनमें से कोई पूछ पाता कि वे लगभग क्या जीत गए थे, या किसके खिलाफ, वह जा चुका था। चारों बढ़ती शाम में सुनसान सड़क पर खड़े थे। किरण ने अपने हाथों को देखा, खासकर अपने दाहिने हाथ पर पत्थर से लगी चोट को। फिर उसने बाकी लोगों की तरफ देखा। किसी को ज्यादा चोट लगी है? अर्जुन ने अपना हाथ ऊपर उठाया। घाव हल्का था, सूख रहा था। यह, विक्रम ने अपना हाथ दिखाया। यह, राहु का होंठ किसी चीज से फट गया था, शायद किसी की कोहनी से। उसने 2 उंगलियों से उसे छुआ, देखा और ऐसा लगा जैसे उसने निष्कर्ष निकाला हो कि इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इस गुरु को ढूंढना होगा, किरण ने कहा। उसने अपना रोगशास्त्र खोला, एक छोटा सा नोट बनाया। कुछ और करने से पहले। सह्याद्री वन दक्षिण में है, राहु ने कहा। सूर्यपुरा पूर्व में है। पहले दक्षिण, अर्जुन ने कहा। किसी ने बहस नहीं की। शायद यही पहला वास्तविक संकेत था कि उनके बीच कुछ बन रहा था, दोस्ती नहीं, अभी नहीं, लेकिन एक साझा दिशा जैसा कुछ। उद्देश्यों का एक अस्थायी तालमेल। जैसे ही तारे निकले, वे दक्षिण की ओर चलने लगे। उनमें से किसी ने भी उस जगह की ओर नहीं देखा जहां नेता था, और न ही किसी ने वह कहा जो वे सब सोच रहे थे, कि उस आदमी को निशानों, रास्ते, गुरु और प्रतियोगिता के बारे में सब पता था, फिर भी उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। अग्नि मार्ग चाहे जो भी हो, वह लोगों को डराता था। अर्जुन ने मुख्य सड़क से दक्षिण की ओर मुड़कर पेड़ों के बीच जाते हुए सोचा, ये या तो बहुत बुरा था या बहुत दिलचस्प। शायद दोनों ही। सह्याद्री के जंगलों में, यहां से दक्षिण में। बुरा, असुविधाजनक, अंडस्को। उस रात उन्होंने एक सूखे नाले में डेरा डाला, जो इस मौसम में सूखा पड़ा एक मौसमी नदी तल था, जहां किनारे कटे होने से उन्हें हवा से बचाव मिला और पेड़ इतने घने थे कि कोई भी उन्हें देख न सके। किरण ने अर्जुन के हाथ के घाव और विक्रम की कलाई पर लगी चोट पर बड़ी कुशलता से पट्टी बांधी, मानो उसने ये काम कई बार किया हो। उसने अपने थैले से हरिद्रा पाउडर निकालकर दोनों घावों को साफ किया और साफ कपड़े की पट्टियों से लपेट दिया। वह धीरे धीरे, अपनी आदत के अनुसार, बताती रही कि वह क्या कर रही है और क्यों। राहु पेड़ों की कतार को देखता रहा। किसी ने उसे देखने को नहीं कहा था। फिर भी वह देखता रहा। उन्होंने ठंडा खाना खाया। अर्जुन के पास भेलपुर से लाई हुई रोटी और सूखे मेवे थे। किरण के पास सूखे बेर और 2 दिन पहले पकाए गए चावल के बचे हुए टुकड़े थे। विक्रम ने भेलपुर के बाजार से इतनी कुशलता से सामान खरीदा था कि लगता था वह अक्सर ऐसा करता था। राहु ने अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से इतना खाना निकाला जिससे एक साधारण भोजन बन सके, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह खाना कहां से लाया था। खाने के बाद सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम ने अभिलेखागार के नोट्स निकाले, जिन्हें उसने बड़ी सावधानी से मोड़कर अपनी जैकेट के अंदर रखा था, और उन्हें उनके बीच की जगह में जमीन पर फैला दिया। छोटी सी आग की रोशनी में, वे झुक गए। 4 युवक अपने बारे में पढ़ रहे थे।
भास्कर का अनुवाद अधूरा है, विक्रम ने कहा। मूल पांडुलिपि क्षतिग्रस्त हो गई थी और कुछ भाग जानबूझकर हटा दिए गए थे। लेकिन जो कुछ वह पुनः प्राप्त कर सका, उसने धीमी और स्थिर आवाज में पढ़ा। व्यवस्थित साधना कलाओं से पहले के युग में एक मार्ग था जिसे उसके अनुयायी केवल अग्नि मार्ग या अधिक सही कहें तो अग्नि से होकर जाने वाला मार्ग के रूप में जानते थे। यह कोई विद्यालय नहीं था, यह कोई संप्रदाय नहीं था, यह एक प्राकृतिक घटना थी। हर 1000 साल या उससे अधिक समय में एक बार 4 व्यक्तियों का आवधिक प्रकटीकरण, जिनकी आंतरिक ऊर्जा संबद्धता पदार्थ की 4 मूलभूत अवस्थाओं और उनके संबंधित बलों के अनुरूप होती है। ये चारों, जब उनके लक्षण पूरी तरह जागृत हो जाते हैं और उनकी साधना अपेक्षित गहराई तक पहुंच जाती है, तो मूल साधना तकनीक तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। एक ऐसी तकनीक जो चक्र प्रणालियों के संहिताबद्ध होने से पहले, संप्रदायों द्वारा ज्ञान के विभाजन से पहले और साम्राज्य द्वारा शाही स्वीकृति के तहत अभ्यास को एकीकृत करने से पहले मौजूद थी। सन्नाटा। मूल तकनीक, अर्जुन ने कहा। संप्रदायों द्वारा इसे संहिताबद्ध करने से पहले, किरण ने सोच विचार करते हुए कहा। वह पालथी मारकर, हाथों को घुटनों पर रखकर बैठा था। हमारी वर्तमान साधना प्रणालियां सभी पुरानी प्रथाओं से ली गई हैं जिन्हें लगभग 200 साल पहले मानकीकृत किया गया था, जब पराक्रम राज्य ने उपमहाद्वीप को एकीकृत किया था। उससे पहले, विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग दृष्टिकोण थे, कुछ बहुत अलग। साम्राज्य ने साधना को मानकीकृत किया, विक्रम ने कहा। और ऐसा करने में, भास्कर के अनुसार, इसे काफी सरल बना दिया। जिन नियमावली से हम आज अभ्यास करते हैं वे उनके शब्द मूल की परछाई हैं। परछाई, राहु वृक्ष रेखा पर अपनी जगह से हिला नहीं था। उसने कहा, मतलब कमजोर। विक्रम ने कहा, मतलब नियंत्रणीय। साम्राज्य ऐसे व्यक्तियों को नहीं चाहता जिनके पास मानकीकरण से पहले की साधना तकनीकों तक पहुंच हो। वे तकनीकें, जाहिर तौर पर, शाही निगरानी के साथ काफी कम संगत हैं। किरण ने कहा, इसीलिए वे पांडुलिपि के टुकड़ों की खोज कर रहे हैं। और इसीलिए वे हमारी खोज कर रहे हैं। अर्जुन ने अपनी हथेली देखी। अग्नि की रोशनी में ज्वाला गुच्छा अंबर रंग में चमक रही थी, मानो आग की चमक से अलग न दिख रही हो। उसने पूछा, पांडुलिपि में क्या लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए? विक्रम ने पन्ना पलटा। यहीं पर यह अधूरा हो जाता है। इसमें एक प्रशिक्षण अवधि का उल्लेख है। इन चिन्हों को जानबूझकर साधना अभ्यास के माध्यम से पोषित किया जाना चाहिए। प्रत्येक साधक को उस प्राथमिक संबंध को विकसित करना चाहिए जिसे पाठ तृतीय जागरण कहता है। वर्तमान साधना शब्दावली में ये तीसरा चक्र क्षेत्र है। किरण ने कहा, मणिपुरा। तृतीय चक्र, पारंपरिक शब्दावली में अग्नि और शक्ति। विक्रम ने आगे कहा, उसके बाद पाठ खंडित हो जाता है। एक संगम का उल्लेख है, एक ऐसा बिंदु जहां चारों चिन्ह एक साथ अपनी प्राथमिक जागृति प्राप्त करते हैं। और एक चेतावनी भी है। उसने पृष्ठ को सीधा किया। मैं इसे ठीक से पढ़ता हूं, चारों चिन्हों को तब तक संगम पर न लाएं जब तक कि प्रत्येक पूर्ण न हो जाए। अधूरा संगम, बिना संगम के होने से भी बदतर है। अधूरा रास्ता टूटे हुए रास्ते से बेहतर है। आग चटकने लगी। अर्जुन ने कहा, तो हम सीधे सूर्यपुरा जाकर, एक पांडुलिपि लेकर, इसे सक्रिय नहीं कर सकते? जाहिर तौर पर नहीं। विक्रम ने नोटों को सावधानीपूर्वक मोड़ दिया। हमें गुरु की आवश्यकता है। हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और हमें पूर्ण पांडुलिपि की आवश्यकता है, जो संभवतः शाही पुस्तकालय में है, ये जानने के लिए कि हम वास्तव में किस लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। राहु ने कहा, 3 समस्याएं। गुरु, प्रशिक्षण और पांडुलिपि। संभवतः इसी क्रम में। किरण ने सहमति जताते हुए कहा, पहले गुरु। उन्होंने पिछली पीढ़ी को प्रशिक्षित किया था। उन्हें पता होगा कि हमें क्या जानने की आवश्यकता है। फिर सन्नाटा छा गया। घने जंगल में कहीं से एक उल्लू की आवाज आई। आग थोड़ी हिली और शांत हो गई। तभी अर्जुन ने कहा, क्योंकि किसी को तो कहना ही था, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बाकी सबने उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है, इन सब से पहले, मैं एक कुम्हार का बेटा था। मैं अपने गांव में रहकर अपनी माँ की देखभाल करने और कमर टूटने तक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था। उसने चारों ओर उन तीनों को देखा, रईस का बेटा, साधु का शिष्य और सड़क पर भटकने वाला। तुम गिल्ड के तलवारबाज थे। तुम आश्रम के वैद्य थे। उसने राहु की तरफ देखा। चल रहा था, राहु ने बस इतना कहा। चल रहा था। अर्जुन ने अपनी हथेली पर निशान देखा। और अब हम जंगल के बीचों बीच एक नाले में बैठे हैं, अपने हाथों पर किसी चीज का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर हम 1000 साल पुरानी घटना का हिस्सा हैं और साम्राज्य हमें मारना चाहता है। वह रुका। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैं बस इसका नाम ले रहा हूं। कहीं कोई और भी यही सोच रहा हो और कह न रहा हो। विक्रम ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। फिर उसके आमतौर पर बंद रहने वाले चेहरे में कुछ बदलाव आया। ठीक से नर्म तो नहीं हुआ, लेकिन सावधानी से बनाए गए खालीपन में एक छोटी सी दरार सी आई, जिसके माध्यम से कुछ शुष्क मनोरंजन जैसा दिखाई दिया। जब आप इसे इस तरह कहते हैं, उसने कहा, तो यह असंभव सा लगता है। मैंने 7 साल एक आश्रम में रहकर चीजों के प्रति बहुत शांत रहना सीखा, किरण ने कहा।
यह मेरी शांत रहने की क्षमता की परीक्षा ले रहा है। राहु ने एक आवाज निकाली। अर्जुन को इसे हंसी के रूप में पहचानने में एक पल लगा, बहुत धीमी, बिना किसी बनावट के। बस एक वास्तविक, संक्षिप्त, अनिच्छुक हंसी। सो जाओ, राहु ने कहा। मैं पहले देख लेता हूं। जब तुम बदलने के लिए तैयार हो जाओ तो मुझे जगा देना। इस पर भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अर्जुन पीठ के बल लेटा हुआ था और पेड़ों के बीच से आकाश को देख रहा था। तारे अभी भी वहीं थे। रात को तारों के संरेखण के बाद थोड़े धुंधले हो गए थे, मानो उन्होंने कुछ ऊर्जा खर्च कर दी हो और अब उसकी चमक लौट रही हो। उसकी हथेली पर बना निशान गर्म और स्थिर था। उसकी माँ ने कहा था, इसकी ओर बढ़ो, इसका विरोध मत करो। वह इसका विरोध नहीं कर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि यह साहस था या बस कोई और विकल्प न होना। उसने सोचा, कल दक्षिण दिशा में गुरु की ओर। कुछ और सोचने से पहले ही वह सो गया। तीसरे दिन उन्हें सह्याद्री की तलहटी मिली। दक्षिण की ओर बढ़ते ही देश का स्वरूप बदल गया। समतल भूमि धीरे धीरे उबड़ खाबड़ मैदानों में तब्दील हो गई। फिर जमीन ऊपर उठने और मुड़ने लगी। दक्कन के शुष्क कटीले जंगलों से घने पेड़ पश्चिमी पहाड़ियों की हरी भरी घनी वनस्पति में तब्दील हो गए। हवा भी बदल गई। ठंडी, नम, ऊंचे पत्थरों की खनिज जैसी महक और पर्वत श्रृंखला से नीचे आने वाली धाराओं के बहते पानी की निरंतर ध्वनि से भरी हुई। दूसरी शाम को अर्जुन उन्हीं धाराओं में से एक के किनारे बैठ गए और निशान दिखने के बाद पहली बार जानबूझकर वह करने की कोशिश की जो उन्होंने अब तक अनजाने में ही किया था। उन्होंने ध्यान किया। वह औपचारिक आश्रम शैली का ध्यान नहीं था जो किरण ने दिखाया था। पत्थर की तरह 20 मिनट तक स्थिर बैठे रहना, धीमी और नियंत्रित सांसें लेना, चेहरे पर पूर्ण शांति। यह अर्जुन के वर्तमान धैर्य से परे था। वह नदी किनारे पालथी मारकर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और अपने पिता द्वारा सिखाई गई बात को सरल शब्दों में कहने की कोशिश करने लगा। भीतर की अनुभूति करना, सती विचारों से परे, शरीर की संवेदनाओं से परे, उस ऊर्जा प्रवाह को महसूस करना जिसे कलरिपेटू के गुरु प्राण कहते थे। आसनों में उसने इसे गतिमान महसूस किया था, एक सूक्ष्म गर्माहट जो उसके शरीर में तब दौड़ती थी जब वह दूसरे या तीसरे क्रम के बीच में होता था, कुछ ऐसा जो परिश्रम से उत्पन्न होता था और मात्र परिश्रम से कहीं अधिक प्रतीत होता था। उसके पिता इसे अग्नि बल कहते थे, अग्नि शक्ति। स्थिर बैठे बैठे इसे खोजना कठिन था। वह 1 घंटे तक नदी किनारे बैठा रहा, उत्तरोत्तर अधिक निराश होता गया, जबकि उसके पीछे विक्रम अपने नोट्स पढ़ रहा था और किरण शाम का खाना बना रही थी और राहु बिना किसी स्पष्ट कारण के वृक्षों की कतार में गायब हो गया और 40 मिनट बाद 2 खरगोशों के साथ लौटा जिन्हें उसने ऐसे तरीकों से पकड़ा था जिनका वर्णन करना उसे आवश्यक नहीं लगा। फिर किरण आकर उसके बगल में बैठ गई। तुम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, किरण ने बिना पूछे ही कहा। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कर रहा हूं? तुम मेरे पीछे थे। तुम्हारा जबड़ा भींचा हुआ है। और तुम्हारे हाथ भी। किरण वैद्य की सहज पालथी मारकर बैठ गए। प्राण बलपूर्वक नहीं आता। वह पहले से ही मौजूद होता है। तुम किसी ऐसी चीज को खोज रहे हो जो तुम्हें देख रही है। अर्जुन ने एक आंख खोली। ये तो साधुओं जैसी बात है। मैंने 7 साल आश्रम में बिताए हैं। मुझे इसकी अनुमति है। किरण थोड़ी देर रुकी। ये करके देखो, ऊर्जा को खोजने के बजाय उस जगह को खोजो जहां तुम्हें गर्माहट महसूस हो रही है। अभी, इसी क्षण, तुम्हारे शरीर में कहाँ गर्माहट है? अर्जुन ने इस बारे में सोचा। फिर से दोनों आंखें बंद कर लीं। मेरी छाती और मेरे हाथ। हाँ, तुम्हारे हाथ शायद निशान की वजह से। तुम्हारी छाती क्योंकि वहीं से मणिपुर चक्र की उत्पत्ति होती है, 2 चक्र ऊपर या 1 चक्र नीचे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कौन सी प्रणाली का उपयोग कर रहे हो। किरण की आवाज धैर्यपूर्ण, उपदेशात्मक थी, ठीक उसी लहजे में जैसे उन्होंने हाथ के घाव पर पट्टी बांधते समय इस्तेमाल किया था। उसे छूने की कोशिश मत करो। बस उसे महसूस करो। उसके सीने में गर्माहट। उसने इसे महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि यह हमेशा से मौजूद थी। उसने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था, इसे अपने खून की गर्माहट, परिश्रम की गर्माहट, शरीर की जीवित रहने की मूलभूत क्रिया की गर्माहट समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन यह उससे थोड़ा अलग था। ये किसी तरह दिशात्मक था। जैसे कोई छोटी सी आग हो जिसकी कोई दिशा हो, जो किसी और उन्मुख हो। यह उसकी हथेली पर बने निशान की ओर उन्मुख थी। उस क्षण उसे कुछ ऐसा समझ आया जो किसी भी निर्देश से नहीं समझाया जा सकता था, निःशब्दों के बिना उस निशान और उसके सीने में बसी किसी भी चीज के बीच के संबंध की सीधी समझ। वे एक ही थे। वह निशान बाहरी नहीं था। यह बाहर से उस पर थोपा गया कोई चिन्ह नहीं था। ये किसी ऐसी चीज की अभिव्यक्ति, एक दृश्यता थी जो हमेशा से उसके भीतर थी, जिसे उसकी दादी ने भी धारण किया था, जो उसकी दादी से भी कहीं अधिक पुरानी थी। ज्वाला गुच्छा उसकी अपनी अग्नि का दृश्य रूप थी। वह काफी देर तक इस विचार में डूबा रहा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो अंधेरा था। किरण द्वारा जलाई गई आग स्थिर रूप से जल रही थी और विक्रम और राहु उसके सामने बैठकर खाना खा रहे थे। किरण तब चली गई थी जब अर्जुन समय का ध्यान रखना भूल गया था और अब वह चम्मच से कटोरे में खाना परोस रहा था। अर्जुन ने अपनी हथेली देखी। ज्वाला गुच्छा पहले से अधिक चमकीला था।
कष्टदायक नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से, निर्विवाद रूप से अधिक चमकीला। और उसके सीने में छोटी आंतरिक अग्नि भी अधिक प्रज्वलित थी। खाओ, किरण ने उसे कटोरा देते हुए कहा। तुम 2 घंटे से यहाँ बैठे हो। उसने खाना खाया। खाना अच्छा था। किरण ने सरल लेकिन स्वादिष्ट खाना बनाया था। तभी राहु ने आग के उस पार से कहा, मुझे फिर से दिखाओ। अर्जुन ने ऊपर देखा। क्या दिखाऊं? वह दीपक वाली चीज। तुम्हारे गांव से। राहु को इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया था, संभवतः किरण द्वारा, जो स्वभाव से ही रोचक जानकारी को व्यर्थ नहीं जाने देता था। उसने नदी के किनारे से एक छोटा पत्थर उठाया, जिसे उसने अपने घुटने पर संतुलित किया। इसे पत्थर पर आजमाओ। अर्जुन ने पत्थर को देखा। उसने ध्यान में जो पाया था उसके बारे में सोचा, अपने सीने में गर्माहट, अपनी हथेली पर निशान, ये समझ कि वे दोनों एक ही चीज हैं। उसने अपना हाथ, हथेली नीचे की ओर पत्थर के ऊपर बढ़ाया। वह पत्थर तक नहीं पहुंचा। उसने बस उस ऊष्मा को, जो पहले से ही मौजूद थी, नीचे की ओर, अपनी बांह से होते हुए, अपनी हथेली से पत्थर की ओर बहने दिया। पत्थर चमका नहीं, लेकिन उसमें दरार पड़ गई। धमाके के साथ नहीं, चुपचाप, एक प्राकृतिक दरार के साथ, एक साफ दरार, मानो ऊर्जा ने सबसे कमजोर बिंदु को ढूंढ लिया हो और उस प्रक्रिया को पूरा कर दिया हो जिसमें पत्थर हजारों वर्षों से धीमी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया से लगा हुआ था। उन चारों ने पत्थर के दोनों हिस्सों को देखा। विक्रम ने कहा। ये, किरण ने सावधानी से कहा, एक प्रथम स्तर के साधक को इतने नियंत्रण के साथ करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। क्या ये बुरा है? अर्जुन ने पूछा। ये बुरा नहीं है। ये बस महत्वपूर्ण है। किरण ने पत्थर के हिस्सों का अध्ययन किया। साधना सिद्धांत में, प्रथम स्तर मूलाधार, साधक और उनकी प्राथमिक आत्मीयता के बीच संबंध स्थापित करने के बारे में है। इसे महसूस करना सीख रहे हैं। इसे निर्देशित करना शुरू कर रहे हैं। तुमने अभी जो किया है, वह द्वितीय स्तर का प्रयोग है, संभवतः तृतीय स्तर का। निशान मानक क्रम का पालन नहीं कर रहे हैं, विक्रम ने कहा। वह अपनी कलाई को देख रहा था, हवा का सर्पिल, जो अभी स्थिर था। भास्कर के नोट्स में इसका उल्लेख था। अग्नि मार्ग की संबद्धताएं जन्मजात होती हैं, विकसित नहीं। हम कुछ नया नहीं बना रहे हैं, हम उस चीज को उजागर कर रहे हैं जो पहले से मौजूद थी। इसीलिए साम्राज्य इससे डरता है, राहु ने कहा। कोई प्रश्न नहीं। किसी ने उत्तर नहीं दिया। आग चटक रही थी। अर्जुन ने पत्थर के आधे हिस्से में से एक को उठाया और अपने निशान वाले हाथ में पलटा। ताज़ा टूटी हुई सतह चिकनी थी, क्वार्ट्ज शिराओं वाला धूसर पत्थर, हर तरह से साधारण। उसके सीने के अंदर छोटी सी आग लगातार जल रही थी। उसने अपनी माँ के बारे में सोचा, जो छोटी सी झोपड़ी में अकेली बैठी थी। उस धुएं के बारे में जो मृत्तिका गांव से कभी नहीं जाता था। रणवीर की आवाज के बारे में, निचली जातियां सचमुच पीड़ित होती हैं, है ना? देवताओं के पास इसके कारण होंगे। उसने सोचा, मैं समझूंगा कि मैं क्या ढो रहा हूं, और फिर मैं इसे अच्छे से ढोऊंगा। उसने पत्थर नीचे रख दिया। उसने अपना भोजन समाप्त किया। कल, गुरु। आग रात भर जलती रही, और 4 युवकों के निशान अंधेरे में स्थिर रूप से चमकते रहे। अंबर, हवा जैसा नीला, लहर जैसा चांदी जैसा, परछाई जैसा काला, मानो एक ही प्राचीन, धैर्यवान प्रकाश की 4 अलग अलग अभिव्यक्तियां हों। प्रथम लोक का आरंभ हो चुका था, और साम्राज्य से भी पुराना कुछ जागृत हो रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल ऑडियो टेल FM चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां बनाने की ताकत देता है। आपके कीमती समय और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।